I am Mirajuddin Ahmed, and Aryama Singh Parihar, who is going to be my co-host for this session. We are glad to welcome our seniors. We have with us Divesh Kumar Singh sir. He is now placed at SLB Global. Rashmi Kumari ma'am in ExxonMobil. S. Harshada ma'am, who will be studying in the University of Tulsa, and we have Sukriti Rani ma'am in Rystad Energy, and Abhishek Kumar sir, who is also in Rystad Energy. So, Hello everyone. So our first question to you is why did you guys end up choosing international companies rather than opting for local firms like ONGC and Kane? तो इस क्वेश्चन का जवाब तो ऐसा है कि मतलब हुआ नहीं था इसलिए लेना पड़ा। जैसे कंपनी जब आती है तो वो एक सीक्वेंस में आती है। लाइक सबसे पहले प्लेसमेंट में ओएनजीसी आई थी, उसके बाद एसएलवी आई। तो अगर किसी में होगा नहीं तो ही आप दूसरे में जाओगे ना। राइटली सेड देवेश। मेरे साथ भी यही था कि मतलब कोर की कंपनीज जो इंडिया में लाइक केन एंड ओएनजीसी, तो केन तो वही दिसंबर में आती है, बाकी कंपनीज पहले ही रजिस्टर कर लेती हैं। तो डे 1 पे हमारा सिर्फ एसएलवी का इंटरव्यू था, और उससे डे -1 में हम लोग का तो बाकी ओएनजीसी का हो ही चुका था। ओएनजीसी में इस बार सीट्स नहीं थे तो नहीं हुआ, तो मेनली हम लोग को इंटरनेशनल चूज करना पड़ा क्योंकि ऑप्शंस नहीं थे। Thank you seniors for your answer. sir, I would have a follow-up question, sir. Would you choose offline? So, would you choose these international companies over the Indian companies? यार इसमें तो सबकी अलग अलग राय होंगी। जैसे मेरे लिए तो वो जो सबके लिए होती है, जैसे ओएनजीसी बेस्ड मानते सब कोई, तो वही थी। वैसे कोई ऑप्शन नहीं मिला तो फिर स्लम्बरजे लेनी पड़ी। वैसे भी स्लम्बरजे कोई मतलब ख़राब कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है। कुछ लोगों की बेस्ट कंपनी भी होती है स्लम्बरजे, तो कोई उतना दिक्कत नहीं है इससे। मैं सोचता हूँ कि मतलब इंटरनेशनल कंपनीज में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं, तो ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने काम तो किया नहीं। बट वही है, इंडियन कंपनीज लाइक ओएनजीसी में मतलब उतना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। मतलब अपने अर्ली करियर में तुम जितना ज़्यादा ग्रोथ देख सकते हो तो वो देखो। तो अगर मिलती है कंपनीज ओएनजीसी भी तो लोग चूज ही कर लेते हैं, ऐसा कोई खास वो नहीं रहता है कि कितना ग्रोथ है। उस पर ज़्यादा फोकस करती है, वो आएंगे तुम लोग को। तो अगर अगर तुम्हें लंबे समय तक पेट्रोलियम में रहना है तो फिर बेस्ट इंटरनेशनल कंपनी, क्योंकि आगे स्विच का मौका भी मिलता है। तो तुम कहीं कहीं अच्छी जगह भी स्विच कर सकते हो। फिर अगर तुम्हारे पास नॉलेज अच्छा है तो वो इंटरनेशनल कंपनी में ही मिल सकता है। जैसे अगर तुम एक बार ओएनजीसी ज्वाइन कर लिए तो तुम्हें स्विच का मौका उतना नहीं मिलेगा। वही अगर तुम इधर एसएलवी या फिर एक्सॉन में रहोगे या फिर और भी कोई सर्विस कंपनी में रहोगे तो स्विच का मौका बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है यहाँ पर। The next question I would like to ask Harshada ma'am, like, why did she decide to pursue an opportunity with Tulsa University instead of a corporate placement? Yes, ma'am, you're on. Yes, ma'am. हाँ यार, पहले जो देवेश ने और अभिषेक ने बताया, तुम जब बात करते हो ना चॉइस की, तो ये बात जूनियर्स को ये पता होनी चाहिए कि बात ये नहीं होती कि चॉइस क्या है, क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं है। हम लोग के ऐसे क्रोनोलॉजिकल जो भी आते जाते हैं उसी हिसाब से हम देते जाते हैं, और अगर कहीं नहीं हो पा रहा है तो अगले में बैठते हैं। इट डजंट मीन कि लाइक हमारा इसमें चॉइस था उसमें चॉइस था। और कोई भी कंपनी खराब नहीं होती, ये हमारे सीनियर्स भी हमें बोले थे और हम भी तुमको ये बोलेंगे कि कोई भी कंपनी खराब नहीं होती, कुछ भी नहीं। तो इट्स ऑल अबाउट इनिशियली ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में हम जाते हैं, कहीं भी जाएंगे सीखेंगे। कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन, मेरा पहले से ही बहुत इनिशियली प्लान था कि मुझे लाइक अब्रॉड ही जाना है। फॉर मतलब मेरा थोड़ा प्लान्स अलग है आगे के पर्सपेक्टिव में, टू कंसीडर 10 years लॉन्ग प्लान पे। और जब इनिशियली आई सैट फॉर प्लेसमेंट्स, ऐसी बात नहीं है, मैंने बैठा, बट पैरेलली आई वाज आल्सो अप्लाइंग फॉर कॉलेजेस। और मेरे को सिर्फ टल्सा से नहीं, मेरे को 3 कॉन्टिनेंट से आया था ऑफर, और 8 कॉलेजेस से ऑफर आया था। 5 फ्रॉम यूएस, 2 फ्रॉम यूके और 1 फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और मैंने टल्सा इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे 100% स्कॉलरशिप मिलती थी, मिल रही है। तो उसके बाद से आई डिडंट मतलब सिट फॉर कंपनीज, बिकॉज कहीं ना कहीं ये ऐसा हो जाता है कि मैं अपनी दोस्तों की काट रही हूँ, जो नहीं है, क्योंकि इस समय प्लेसमेंट्स ही नहीं हो रही है। और इसलिए आई थॉट कि लाइक मुझे तो इस पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है और इट्स समथिंग अलाइनिंग टू व्हाट आई एम ड्रीमिंग फॉर इन फ्यूचर।
तो दैट वाज माय पर्सपेक्टिव। और आगे भी अगर कोई आगे मतलब परस्यू करना चाहता है, सब कुछ प्रोज एंड कॉन सब कुछ देख के, ऐसा नहीं कि किसी ने कर लिया तो तुम्हें ऐसा करना है। तुम्हारी फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, हाउ आर यू मेकिंग गोइंग टू मेक थिंग्स टर्न आउट विद दैट अपॉर्चुनिटी, ये सब देखना चाहिए। Moving on to the next question. The first question that comes in everyone's mind is how important CGPA for getting a good placement. Can you please elaborate on that? मतलब if it isn't obvious already, obviously CGPA is like very very important। किसी भी कंपनी में जाओ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कट ऑफ्स के लिए ही, जैसे मैं बता दूं कि एग्जॉन में भी 7 का कट ऑफ था, और केन में इस बार जो इंटर्न था उसमें भी कट ऑफ था, ठीक है। तो कट ऑफ क्लियर करना ही सबसे फर्स्ट बैरियर है, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली यू वुड वांट टू हैव अ गुड सीजीपीए, राइट। एंड इवन आफ्टर दैट समटाइम्स इंटरव्यू में भी जा तो समटाइम्स इंटरव्यू में भी जाके दे आस्क यू कि व्हाट्स योर जीपीए। सो ऑब्वियसली जीपीए इंपॉर्टेंट है, रखो इसको इम्पोर्टेंट, अच्छा बना के रखो। Ma'am, like a follow-up question to that is like if मतलब एक कट ऑफ पार कर दिया तो like is that enough or like do we just we should aspire to go higher and higher? Obviously you should go like aspire to be higher and higher because ये तो कट ऑफ है जॉब्स के लिए। अगर तुम्हें हायर एजुकेशन चाहिए तो उसके लिए तो द मोर द जीपीए यू हैव द बेटर इट इज़ फॉर यू। काफ़ी सारे कॉलेजेस में लाइक इफ़ यू वांट टू डू एन एमबीए तो एमबीए में भी बहुत अच्छा जीपीए चाहिए होता है, और अगर फॉरेन में एमएस करना है, अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना है, तो द हायर द जीपीए यू हैव द बेटर। तो इसलिए ऑलवेज गेट द हायर जीपीए। मैं ये बोलना चाह रहा था कि सीजी पे बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ कट ऑफ के लिए तो है ही, एक तो वो फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज आती है जब तुम इंटरव्यूज दे रहे होते हो, उसमें तुम्हें प्रायोरिटाइज किया जाता है बेस्ड ऑन योर सीजीपीए। जिसकी ज़्यादा जीपीए है वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाएगा। उसकी नॉलेज होगी, ऑब्वियसली होगी, बट अगर थोड़ी बहुत किसी की ज़्यादा भी है, उसकी सीजी कम है, फिर भी उसको प्रायोरिटाइज किया जाता है कोर कंपनीज के लिए। तो कोर में सीजीपीए का तो बहुत बड़ा रोल है। I would add on to तो जितनी Abhishek and मैक्सिमाइज कर Rasmi. सकते हो उसको मैक्सिमाइज कर देना। Yeah, I would add that CGPA is like icing of the cake, है ना, cherry of the cake, और वही icing और cherry देख के ही लोग खरीदते हैं। तो एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से ही हम जज होते हैं, स्टूडेंट बेस पे डिपेंड्स ऑन आवर मार्क्स। भले ही हमारे पास नॉलेज हो, कहीं ना कहीं अगर आप मार्क्स में हम लोग पीछे रह जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वी गेट समवेयर और द अदर बैकलैशेस। तो at till the end हमें पुश करना चाहिए कि कहीं ना कहीं to our best. It of course adding to this factor, CG doesn't judge you totally or your potential, है ना। तो तुम्हारी डोमेन के नॉलेज के बेसिस पे तुम कहाँ जाना चाहते हो, उसको लेके सीजी तो एग्जैक्टली इज नॉट वन ऑफ द जजिंग फैक्टर, बट येस इट इज वन ऑफ द जजिंग फैक्टर। As a whole, if you all could answer this question, like what specific skills or experiences do you think made you stand out to like in a particular company or in your portfolio or wherever you applied? For placements, I will say that it is the luck that is most important because everyone has studied the core, all the 3 subjects, reservoir, production, and drilling. बट इंटरव्यू के दिन आपसे क्या पूछा जाता है, आप उसका क्या आंसर करते हो, और इंटरव्यू क्या किस मूड में है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। स्किल सेट देखो, तुम्हारा कोर तो स्ट्रांग होना चाहिए इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द कोर प्लेसमेंट्स, और बाकी आप अगर कहीं इंटर्न की हो, ट्रेनिंग की हो, तो उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, अच्छे से प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो, तो आई थिंक इतना ही सफिशिएंट होता है। हाँ, आई एग्री विद अभिषेक। लाइक इसने कहा कि अभी लक फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, तो वो मैं भी मानता हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और अगर उसके अलावा देखें तो जो रिज्यूमे होता है उस वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, अगर मतलब इंटरव्यू को, कि कैसे जो स्टूडेंट्स है वो अपना रिज्यूमे बना कर लाए हैं। लाइक मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब ओएनजीसी का इंटरव्यू में गया था, तो मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे रिज्यूमे जब आप बनाने बैठते हो तो आप कुछ भी भर देते हो, आपको बस दिखाना है कि मतलब ये भी आता है, वो भी आता है। तो उन्होंने सीधे मुझे कहा था कि मुझे एक क्वेश्चन पूछ दिया था उस रिज्यूमे में, तो मुझे नहीं आता था, तो बस उन्होंने कहा था कि तुम्हें जब ये नहीं आता रिज्यूमे में तो तुम क्यों डाले हो रिज्यूमे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि तुम अपना जो रिज्यूमे है वो बहुत अच्छे से बनाओ। बाकी इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत मैटर करती हैं इंटरनेशनल कंपनीज में। तो Yeah, I would like to one point that
पहले या तो ट्राई करना कि रेज्यूमे एक बार रीचेक करवा लो सीनियर से, अपने इमीडिएट सीनियर से प्रोबेबली, उन्हें ज़्यादा आइडिया होता है या एक्सपीरियंस। आई वुड से मे बी वो तुम्हें कुछ एडिट करना सिख बता देंगे, कुछ मॉडिफाई करना, या बोलेंगे कि ये पॉइंट मत रखो, मे बी इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने वाला है, तो ट्राई करना वो चीज़ करने। मैं भी कहीं ना कहीं इन लोगों को ऐड ऑन मतलब एग्री करती हूँ, क्योंकि हमें भी इनिशियली यही बताया गया था कि इतना रेज्यूमे पढ़ क्लियर कर लेना है कि मतलब रात को 2 बजे भी तुम्हें उठा लो और तुम्हें रेज्यूमे से पूछ ले तो तुम्हें पता होना चाहिए, कहीं और से आए या ना आए। रेज्यूमे इज लाइक समथिंग जो तुम सामने वाले को दे रहे हो कि अच्छा बेटा हम इससे ही हमें सवाल पूछो, है ना। तो इट्स लाइक रेज्यूमे तो एकदम पानी वाला टाइप्स हो जाना चाहिए, फ्लूइड लिक्विड, अपने पूरे जहन में घुस जाना चाहिए। ये तो पहला चीज होती है जो सिखाया जाता है, और ये बेटर ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब इवन इन माय यूनिवर्सिटीज वाली जो इंटरव्यूज वगैरह और जो भी आप कंसल्टिंग फर्म्स में भी, इट्स नॉट अबाउट सिर्फ कोर, आप नॉन कोर भी कहीं भी बैठते हो रेज्यूमे से ही टच करते हैं और उसी के अंदर ही वो डाइव इन होते हैं। तो रेज्यूमे 100% रेज्यूमे तो पक्का होना चाहिए और इतना रखो कि तुम्हें आना चाहिए। और दूसरा एक चीज है, आपने स्किल्स के बारे में पूछा, तो देवेश ने जैसे बोला कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और दूसरा और एक चीज़ में मैं बताना चाहूँगी कि नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। आपकी नेटवर्किंग कितनी अच्छी है वो भी बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है, हेल्प करता है आपको। इट्स नॉट लाइक वन दी फैक्टर, अगेन इट्स वन ऑफ द फैक्टर। और आपकी लाइक देखो, हाथ पैर तो मारना ही चाहिए एटलीस्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, अगर कोई भी यहाँ सुन रहा है और आगे भी सुनेंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हाथ पैर थोड़ा मार लो, पता चल जाएगा कि अच्छा मैं इसमें अच्छी हूँ या फिर मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ, आई शुड डू दिस, आई शुडंट डू दिस, क्योंकि कॉलेज आते हैं सीखने के लिए। हाँ मैं ये हाँ मैं ये कह रहा था कि मैं 3 पॉइंटर्स बताऊंगा, मेन ये 3 स्किल्स चाहिए होती हैं। पहली थी कोर की नॉलेज, बहुत अच्छे से इन डेप्थ, मतलब बहुत ज़्यादा वो बहुत डेप्थ में नहीं जाते हैं स्टार्टिंग में, वो पोरोसिटी परमेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर तुम अच्छे हो तो वो डेप्थ में जाएंगे, वरना वो ऊपर ऊपर पूछ के छोड़ देते हैं। सेकंड होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश कैसे बोल रहे हो और तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ये सब तो होनी ही चाहिए, बट ये रहता है कि तुम कितने अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहे हो। उनको जो एक्सपेक्टेशन है तुम्हारे से कि ये आप इस क्वेश्चन का ये आंसर देना चाहिए, बस उतना देना आना चाहिए। किसी की इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, जैसा भी है, वो चलेगा। तीसरी चीज़ कॉन्फिडेंस। अगर तुमने ढंग से पढ़ाई की है, तुमने ढंग से एफर्ट डाले हैं, खुद से प्रोजेक्ट किया है, तो तुम कॉन्फिडेंट रहोगे। और मॉक्स दे देना इंटरव्यूज से पहले, अपने जो रियल इंटरव्यूज हैं, तो उसमें प्रैक्टिस हो जाती है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं या स्किल्स कह लो, जो तुम्हें हेल्प करती हैं प्लेसमेंट में। और एक चीज अभिषेक के साथ ऐड ऑन करूंगी, तुम्हें जो पढ़ाया जाता है ना रिजर्वॉयर सिमुलेशन में, लैब में, शायद थर्ड ईयर के लास्ट वाली लैब में वो है सिमुलेशन का जो एक कोई एक सिखाते हैं, मतलब कोई सिमुलेटिंग ऐप सिखाते हैं, कुछ भी सिखाते हैं। तो जैसे CMG हुआ, तो अगर तुम लोग सीख रहे हो तो थोड़ा अच्छे से सीख लो, क्योंकि दैट वो भी थोड़ा सा स्किल्स में तुम लोग ऐड कर सकते हो। और कभी कभी जैसे हैलिबर्टन हुआ कंपनी, या फिर एस श्लम्बर्जर हुआ, या फिर जो थोड़ी सी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है वो, या फिर रिजर्वॉयर के पर्सपेक्टिव पे भी अगर तुम्हें आती है तो वो पूछ सकते हैं कि अच्छा ये कैसे फंक्शन होती है। जैसे मैंने अपनी इंटर्न पे कॉमेट सीखा था, वो रिजर्वॉयर सिमुलेटिंग ऐप ही है, हम लोग फोरकास्ट करते हैं। तो वो थोड़ा सा मतलब इट्स लाइक यू कैन ऐड समथिंग ऑन यू, एंड उस पे सवाल भी आ सकते हैं, और दैट शोज कि थोड़ा सा आउट फ्रॉम अदर पीपल। तो अगर तुम्हें सिखा रहे हैं तो सिखाएंगे ऑफ कोर्स थर्ड ईयर के लास्ट वाले लैब में, तो वो सीख लेना थोड़ा सही से। Now moving on to the next question. Everybody knows that making a good project always has an impact on your resume. How would you advise us to choose and make good projects? I would say that you should always choose that one project. तुम्हें should make sure कि you know from A to Z of that project, कि कभी भी तुमसे पूछे, because अब तक तो पता चल गया होगा कि इंटरव्यू में like 60 to 70% टाइम्स जो होता है इंटरव्यू का, that is focused on your project. तो जो भी लोग उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना। ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने पहले वाले में देखा था मतलब ONGC वाले में लोग पूछ रहे थे कि कोडिंग वाला लेना है प्रोजेक्ट कि नॉन कोड वाला लेना है, मतलब बिना कोडिंग वाला। तो कोडिंग वाला भी ले सकते हो, तुम लोग को अगर कोडिंग आती है ना अच्छे से तो कोडिंग वाला ले सकते हो।
और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। कोडिंग नहीं आती तो कोई बात नहीं, जैसे और जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं अपने पास पेट्रोलियम डिपार्टमेंट में, या और भी बिना कोडिंग बिना सॉफ्टवेयर वाले भी प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट कर सकते हो, बस प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ज़्यादा एडवांस में मतलब मत चले जाना कि पूरा ही ML हो गया है लेकिन पेट्रो का पार्ट कम है उसमें, ठीक है, थोड़ा बैलेंस रखना। बाकी प्रोजेक्ट कोई भी ले सकते हैं, बस एक्सप्लेन कर देना। मैं अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने ONGC IRS में ट्रेनिंग की थी, तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया था। तो जब मैं मतलब मेरा SLP का इंटरव्यू हो रहा था, तो उसमें इंटरव्यूअर को उस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता। तो वहाँ पे एक थोड़ा सा वो हुआ था कि उसने फिर बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछने लगा। मतलब सिर्फ मतलब टॉपिक था कुछ फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ हाई प्रेशर एयर इंजेक्शन से करके था, वो थर्मल EOR का। तो फिर वो हीट पे चला गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछने लगा। तो कभी कभी ये भी थोड़ा बेकार हो जाता है कि तुमने पूरा प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया, तुम्हें प्रोजेक्ट अच्छे से आता है बट इंटरव्यूअर को नहीं आता, तो वो दिक्कत होती है। तो बेटर रहेगा कि थोड़ा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स किया जाए जिनकी अंडरस्टैंडिंग उस इंटरव्यूअर को भी हो और तुम्हें भी हो। तो ये देख लेना, जैसे कुछ लोग की अभी इंटर्न लगी होगी केन इन सब में, तो उनको उनके पास तो अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे क्योंकि वो प्रैक्टिकली जाके फील्ड में कर रहे हैं, उनके मेंटरशिप में कर रहे हैं। तो तुम लोग भी अगर जिनकी जो इंटर्न नहीं लगी है, तो वो उनसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट पर काम किया जा सकता है, तो उस पर तुम करो, ऑनलाइन कुछ सर्च करो, या तो अपने प्रोफेसर से बात कर लो, वो प्रोजेक्ट दे देंगे। हाँ, ये सही कहा। जैसे कि अगर किसी की इंटर्न नहीं लगी है तो वो कोशिश करना है कि डिपार्टमेंट में प्रोफेसर से बात करे। वो ज़्यादा सही रहेगा कि क्योंकि वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट दे देते हैं। अगर तुमको अगर तुम्हारे पास कुछ स्किल्स है, जैसे पाइथन वगैरह आता है, तो उनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी है डिपार्टमेंट में अभी। तो कोशिश करना कि उसको ले ले। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, जैसे अगर प्रोजेक्ट नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत होगा इंटरव्यू में, वैसा भी नहीं है। कुछ कुछ कंपनीज है जैसे जो केवल कोर नॉलेज पे ही फोकस करती है। और अगर तुम कोई कोई कुछ भी डाल रहे हो प्रोजेक्ट, तो उसको प्योर मतलब उसको पूरा उसको पूरा तुम्हें आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको बस सीनियर से लेके छाप दिए और डाल दिए सीवी में ऐड करने के लिए, सीवी बस भरना है मुझे, तो वो गलत है, वो नहीं करता। अगर डाल रहे हो तो उसको अच्छे से आना चाहिए। इंटरव्यूज में प्रोजेक्ट का वेटेज 0 से लेके 70 तक वेरी करता है। कुछ कंपनीज प्रोजेक्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगी, वो डायरेक्टली तुमसे पहला क्वेश्चन पूछ लेंगे, व्हाट इज पोरोसिटी, व्हाट इज परमेबिलिटी, व्हाट इज रिलेटिव परमेबिलिटी। उसके आगे फिर वो फॉलोअप क्वेश्चंस लेते जाते हैं। कुछ तो पहले तुम्हारे रिज्यूमे के थ्रू ही जाते हैं, तुमने ये प्रोजेक्ट किया, एक्सप्लेन इट। और तुम्हें कभी कभी इंटरव्यूज में पहले इंट्रोड्यूस करने को बोलते हैं। अगर तुम्हारे पास अच्छा प्रोजेक्ट है तो तुम उसमें ही उनको इंट्रोड्यूस करा दो कि आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट ऑन दिस टॉपिक, तो फिर वहां से वो फॉलोअप क्वेश्चंस दे देते हैं। तो बेटर है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट रखो अपने पास, क्योंकि उससे तुम्हें एक एज मिलेगा, तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे, तुम्हें रेज्यूमे का एक छोटा सा पार्ट या मेजोरिटी पार्ट रेडी है। तो बाकी जैसे जैसे ONGC में नहीं पूछा था आई गेस, और इसमें और ज्यादातर इंटरनेशनल कंपनीज में प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा ध्यान देते हैं, तो उस पे थोड़ा एज मिलता है। तो अच्छे से हाँ, प्रोजेक्ट डील इंटरनेशनल कर कंपनीज लेंगे में तो एक बेटर चीज़ और रहेगा। है कि इसका जो इंटरव्यू है ना, वो बहुत लंबे समय तक चलता है बाकियों के मुकाबले। जैसे ONGC, केन हो गई, ये सब में थोड़ी थोड़ी कम देर तक चला था इंटरव्यू। जहाँ तक SLV की बात करूँ तो मेरी मेरी इंटरव्यू 1 घंटे तक चली थी। तो उसमें इंटरव्यूअर को पूछने के लिए प्रोजेक्ट, तो फिर तुम्हारी दिक्कत आ सकती है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी। मोस्टली क्या होता है कि इन इंटरव्यूज़ थोड़ा सा ना डर के माहौल की वजह से वो ऐसे पूछते हैं कि हमें लगता है कि वो डिमोटिवेट हो गए हैं या फिर दे आर डिससैटिस्फाइड विद आवर आंसर, सॉर्ट ऑफ जो भी उनके एक्सप्रेशंस के पर्सपेक्टिव में मत जाना कहीं ना कहीं। गिव वॉट एवर यू हैव लर्नड, है ना, इन अ क्रिस्प मैनर। तुम्हें आंसर्स के पर्सपेक्टिव में बता रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है कि हाँ, जो इंटरव्यूअर्स है ना, वो लोग भी जानते हैं हमें ज़्यादा कुछ नहीं आता, हमें सिर्फ बेसिक्स आती है पेट्रो के लिए, और वो उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं हमें हमसे। तो जो भी तुम प्रोजेक्ट देखो, ये प्रोजेक्ट ना, ये मुझे ऐसा लगता है सिंक्रोनिसिटी है। हमें जिसके अंडर, जिस मेंटोर के अंडर काम कर रहे हैं, उसी का ही हम उनके अंडर काम कर रहे हैं वैसा मिल रहा है। या फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का भी बात कर लो, ये मतलब टोटली सिंक्रोनिसिटी ही बोल सकते हो। ये कहीं ना कहीं इट्स नॉट लाइक कि हमारे हाथ में है कुछ परसेंट,
बट इसका मतलब यही है कि तुम्हें जो भी मिल रहा है, जैसे सेकेंड ईयर में मैंने एक प्रोफेसर के अंडर प्रोजेक्ट किया था, तो वो कोल के अंडर हो गया था, बट स्टिल मेरा वो काम आया इन इंडस्ट्रीज, क्योंकि मैंने उस पर काम किया था, मैंने रिव्यू पेपर लिखा था। तो पॉइंट इज, कुछ भी काम कर रहे हो ना, डू इट डिलिजेंटली, इन शॉर्ट यही है। क्योंकि प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं अभी मुझे नहीं लगता कि चूज करने को मिल रहा है तो वेरी गुड, चूज योर जो तुम्हारी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। अगर नहीं मिल रहा, जो भी तुम्हें मिल रहा है अच्छे से सीखो, लर्न दैट प्रोजेक्ट, लर्न दैट थिंग नाइसली, डिलिजेंटली, और जो भी तुम्हें इंटरव्यू में पूछ रहे एक्सप्रेस करो। क्यों, और ये भी जान लो कि वो तुमसे बहुत हाई फाई नहीं समझ सकते, नहीं समझते कि तुम बहुत ज्यादा चीज जानते हो, बेसिक ही पूछेंगे। Okay, ma'am, that was a wonderful answer. Now we'll move into like an individual basis, because every one of you are like, placed in different companies. So first, I would like to ask Devesh sir to describe the entire recruitment process for SLP Global, and like what kind of questions were asked in the interview. हाँ यार, मतलब देखो ऐसा कि जैसे एसएलवी में ऐसा हुआ था कि 40 लोग जीपीए वाइज शॉर्टलिस्ट हुए थे। जीपीए शायद क्राइटेरिया 7 थी, आई गेस, याद नहीं है मुझे उतना। तो 40 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे जीडी के लिए। तो जीडी में ऐसा है कि 4 टीम बन गई थी और 10-10 करके चारों में लोग थे। तो फिर जीडी की ऐसी है कि उसमें एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक दी जाती है। जैसे मेरी टॉपिक थी जीडी है, मैं और हर्षदा सेम टॉपिक में, और सॉरी सेम टीम में थे। तो हमारे हमारी टीम में जो टॉपिक था वो इन्फिनिटी था। बाकियों की टीम में भी ऐसी ही टॉपिक मिलती है, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। तो उसको क्लियर करना, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे एक जीडी से पहले तुम अगर 2-3 बार रिवाइज करके आओ अपने दोस्तों में, तो वो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि तुम्हें पता है कि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक मिलने वाली है, तो कुछ भी गूगल से वो टॉपिक उठा लो, उसके बारे में आधा 1 घंटा मतलब कुछ बोलो, तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। तो उसके शायद जीडी के बाद हर टीम से 4-4 लोग सेलेक्ट हुए थे, तो आई गेस 16 लोग गए थे इंटरव्यू के लिए। तो ऐसा है कि स्लम्बरजे में देखो ऐसा सीन होता है ना कि जैसे सीजीपीए के लिए लोग बोलते हैं कि मतलब वो ज़रूरी रहता है, लेकिन स्लम्बरजे में ऐसा है कि तुम अगर एक बार इंटरव्यू तक पहुंच गए या फिर जीडी तक पहुंच गए, तो उसके बाद फिर वो खुद ही भूल जाता है कि तुम्हारा सीजीपीए कितना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई जीपीए है तो उनको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। एक 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 नंबर में हम 3 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, मैं, ऋषभ और सुजीत। तो सुजीत की जीपीए थोड़ी कम थी, लेकिन उसकी टेक्निकल जो नॉलेज है वो बहुत स्ट्रांग है, तो उसका सिलेक्शन हो गया। तो इस नंबर में कभी ऐसा मत फोकस कि जीपीए ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा प्रायोरिटी तुम्हें मिलेगी। ऑल्दो जीपीए ज़्यादा रखने से अच्छी बात है, वो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ मेरे जीपीए ज़्यादा है, तो ज़्यादा पैटी मिल सकती है। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि तुम्हें जीपीए मतलब तुम्हारे जीपीए ज़्यादा है तो तुम्हें पैटी देंगे। अगर तुम्हारे नीचे वाले को ज़्यादा नॉलेज है तो वो भी आ सकते हैं तुमसे ऊपर। ठीक है। और जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, तो इंटरव्यू मोस्टली इंटरनेशनल कंपनीज की देर तक चलती है, क्योंकि वो तुमसे सारी चीज़ें निकाल लेते हैं जो भी तुम्हें नॉलेज पता है। शायद लाइक मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो तो सबसे पहले स्टार्टिंग, जैसे अभिषेक ने कहा कि वो घुसते ही तुमसे पहले पूछेंगे पॉजिटिव परमिबिलिटी क्या होता है। तो मोस्टली हर इंटरव्यू में लोग ऐसे ही पूछते हैं कि स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन ही पूछेंगे। लाइक मुझसे तो यही पूछा था कि व्हाट इज पोरोसिटी परमिबिलिटी सबसे पहले। उसके बाद फिर मेरे प्रोजेक्ट पे स्टार्ट किया गया। तो अगर मैं अपने इंटरव्यू का बताऊँ तो लगभग 30 से 40 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे मेरे इंटरव्यू में, इन टेक्निकल नॉलेज पे के ऊपर। मैं जैसे कि एसएलवी के लिए जो है ना, तुम्हें जैसे तुम रिजर्वायर और ड्रिलिंग तो पढ़ते ही रहते हो, लेकिन अगर तुम वेल लॉगिंग पढ़ लोगे ना, वो एसएलवी वाले लोग लाइक ज़्यादा वेल लॉगिंग पे फोकस करते हैं कि क्योंकि वहाँ पे जो काम होती है वो लॉगिंग के, जो भी सर्विस कंपनी है वो सब लॉगिंग पे ही ज़्यादातर काम करती है। तो उनके लिए दो ही आई कैचिंग टॉपिक आती है, जैसे कि जो रिजर्वायर हो गई और वेल लॉगिंग हो गई। ड्रिलिंग और प्रोडक्शन वो उतना पूछते नहीं है, प्रोडक्शन कुछ कुछ पूछ लेते हैं। जैसे मुझसे पूछा था वो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के बारे में कुछ कुछ। तो रिजर्वायर तुम्हारी स्ट्रांग रहनी चाहिए पूरी अच्छी तरह से। वो तो मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी मुझे जूनियर मैसेज करता है कि तुम लोग अभी सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में गए, तुम्हारे पास अभी 3 महीने बाकी है, तो तुम्हारे सबसे पहला यही काम होता है कि तुम रिजर्वायर अच्छे से पढ़ लो, जितना भी स्टार्टिंग से है। 3 महीने घर में अच्छे से रिजर्वायर पढ़ लो पूरे अच्छे से। क्योंकि कोई तुम किसी का भी इंटरव्यू दो ना, तो सबसे पहले लोग रिजर्वायर ही पूछेंगे, बेसिक रिजर्वायर पूछेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ एडवांस पूछ रहे हैं तुमसे, क्योंकि वो अगर तुम्हें फंडामेंटली नहीं आती तो फिर वो लोग समझ जाएंगे कि आगे इंटरव्यू लेने से कोई फायदा नहीं है इनको। तो जितना ज़्यादा हो सके अपनी जो रिजर्वायर है उस टॉपिक को बिल्डअप करो, वो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद फिर अगर तुम्हें एसएलवी के लिए फोकस करना है तो फिर वेल लॉगिंग पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, और एक सब्जेक्ट होता है वेल टेस्टिंग। तो जैसे मेरे जो मैं अपना केस बताऊँ तो मेरी वेल टेस्टिंग जो टॉपिक है वो मेरी फेवरेट है।
तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा आता था। मैं मतलब मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया था। मेरे इंटर्न में भी टॉपिक वेल टेस्टिंग ही थी। तो उन्होंने मोस्टली मुझसे वेल टेस्टिंग के ही क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि मैंने सीवी में सिर्फ वेल टेस्टिंग लिख के रखा था। तो ये भी एक आर्ट है कि तुम अपना सीवी कैसे बनाते हो, तुम अपना सीवी कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हो। अगर तुम जो चीज़ तुमको आता है सिर्फ सिर्फ वही चीज़ तुम अगर अपने सीवी में डालोगे, तो तुम इंटरव्यू को अपने हिसाब से चला सकते हो कि लाइक इंटरव्यूअर कहीं और से कुछ क्वेश्चन पूछ ही नहीं सके। अगर जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब तुम उसको मजबूर कर रहे हो कि हाँ तुम ये क्वेश्चन पूछो, लेकिन उस चीज़ में, उस केस में क्या होता है कि तुमको वो चीज़ पूरा आना आना चाहिए अच्छा से। जैसे मेरे केस में तो एसएलबी में लॉगिंग और वेल टेस्टिंग पे ही ज़्यादा फोकस किया गया था। और लॉगिंग ऐसा है कि तुम फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है फॉर्मेशन इवेल्युएशन, तो वो पूरा रट दो। अगर एसएलबी या फिर कोई भी सर्विस कंपनी में आना, तो फिर फॉर्मेशन इवेल्युएशन पूरा रटा होना चाहिए। ये तो मैं बोलूँगा अच्छे से। उसके बाद फिर वेल टेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करना, और रिजर्वायर तो हमेशा चलते रहना चाहिए। और बाकी ऐसा है कि कॉन्फिडेंस अच्छे से बिल्डअप करना इंटरव्यू के टाइम। लाइक वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं इंग्लिश में। जीडी इसीलिए ली जाती है कि वो आपकी इंग्लिश टेस्ट और कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट को मतलब टेस्ट करें। तो वो भी एक मैटर करता है कि आप कैसे इंग्लिश बोलते हो इंटरव्यू में, कितना हड़बड़ाते हो या फिर कितना पेशेंस रखते हो। वो भी एक चीज़ मैटर करता है वहाँ पे। तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक दो बार इंटरव्यू पहले भी। तो लाइक मैं तो दो तीन इंटरव्यू में कट के आया था, तो मुझे तो उतनी आती थी कि अब ये नहीं मिला तो फिर कुछ नहीं होगा। ऐसा ऐसा माइंड थिंकिंग था। तो वैसा भी माइंड थिंकिंग होता है उस समय बहुत। जब प्लेसमेंट सीजन आता है तो फिर बहुत लोग डर जाते हैं कि मतलब अभी कुछ जीपीए नहीं है तो फिर मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर ओएनजीसी चली गई, एसएलबी केन चली गई, तो और कोई कंपनीज नहीं है। अभी बहुत सी कंपनीज है। कौन सी कंपनीज कब आ जाएंगी ये भी नहीं पता चलेगा तुम्हें। इसलिए उतना डरना नहीं है उतना। बाकी तो यार बेस्ट ऑफ लक। मैसेज किया है। हाँ सर, एक मैसेज आया था कि वेल टेस्टिंग कौन सा टॉपिक पढ़ना है। वेल टेस्टिंग में टॉपिक क्या, वेल टेस्टिंग तो खुद ही टॉपिक है भाई। उसमें टॉपिक क्या तुम सोच रहे हो। वो बेसिकली एक तरह से रिजर्वायर का ही टॉपिक है। रिजर्वायर और लॉगिंग को ये सब मिला दोगे तो वेल टेस्टिंग बनेगा। पूरी वेल टेस्टिंग ही कवर करो। जैसे सिक्स सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है वेल टेस्टिंग, या फिर फिफ्थ में। तो वो तो अभी तुम लोग तो थर्ड ईयर में हो ना। अभी जब तुम लोग जाओगे तो तुम लोग को पता चलेगा क्या होता है वेल टेस्टिंग। बाकी जो लोग अभी फाइनल ईयर में गए हैं, जिनको इंटरव्यू में प्रिपेयर करना है, उन्हें उनके लिए मतलब बेसिकली ज़्यादा सही रहेगा वेल टेस्टिंग पढ़ना। अभिषेक भी शायद दो बार दिया था एसएलबी का इंटरव्यू, तो वो भी बता सकता है कि लाइक वेल टेस्टिंग कितना जरूरी है एसएलबी के लिए। मैं सेल्फी के बारे में बोलना चाहूँ। मेरा इंटरव्यू तो खराब गया था, तो मैं बता सकता हूँ क्या गलत मत करना। हम्म। और मैंने एक बार और दिया था, मैं कोची गया था उसके करियर फेयर में, तो वहां पे भी इंटरव्यूज दिए थे। तो एसएलबी का ये सीन है, ये बहुत वेल एस्टैब्लिश कंपनी। इसमें जो भी जो भी बंदा सेलेक्ट होता है वो बहुत प्रोफेशनली सेलेक्ट होता है। और इंटरव्यू बहुत बहुत सपोर्टिव होते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारी मतलब रैगिंग ले रहे हैं वहां पे, तो मतलब वही प्रॉपर नहीं सब होता है मतलब। जो रैगिंग की बात है ना, वो मैं बोल सकता हूँ कि वो ओएनजीसी में होती है। हाँ, ओएनजीसी हाँ। वाले तो मतलब। फील्ड इंजीनियर इंटरव्यू में बहुत रैगिंग होती है। हाँ, वो फील्ड इंजीनियर वाला सीन अलग है, उसमें उधर तो तो हो रही काम है। ही वही है उनका। हाँ। तो मैं एसएलवी को बता देता हूँ कि एक तो पहली बात, एक सबको एडवाइस देना चाहूंगा सारे जितने जूनियर्स हैं, किसी भी कंपनी से दिल मत लगाना कि मेरे को सिर्फ उसी कंपनी में जाना है। हर बार टूटेगा। तुम जिस कंपनी में सोचे होगे उधर मोस्ट प्रोबेबली होता है, हाँ। तो बेटर है डिप्रेस होके बैठे। तो ऐसा नहीं करना है। सारी कंपनीज अच्छी हैं। कोई ज्यादा अच्छी किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती है, उसके बेसिस पे वो बाद में स्विच कर लेना। अब मैं आता हूँ इंटरव्यू पे। मेरा इंटरव्यू, एक तो एसएलपी का इंटरव्यू रात में होता है, तो 12 बजे से लेके सुबह तक कब तक चलेगा वो सीन चलता रहता है। तो हम लोग का जीडी हुआ था, तो मेरे को एक टॉपिक मिला था पाई, और एक और ग्रुप था उसको गोल्डन रेशियो करके मिला था। तो वो कुछ भी अनसन टॉपिक दे सकते हैं। उसमें तुम्हें प्रेजेंस ऑफ माइंड लगे कि हाँ उसके बारे में क्या सोचना है। ये मत सोचना मेरे को उस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है तो मैं क्या बोलूँ। ठीक है, अगर तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है, जैसे गोल्डन रेशियो का कई लोग को नहीं पता था, तो उन लोगों ने पहले सुनने की कोशिश कि टॉपिक समझा जाए कि हाँ क्या है, उसके बाद बोलो। अगर तुम्हें पहले से ही आता है तो ट्राई टू इनिशिएट फर्स्ट। बाकी फिर एसएलपी में तो वही अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। किसी को काटोगे तो वो हटा देते हैं। जैसे मेरे उसमें ग्रुप में हुआ था कि एक दो बंदे ज्यादा काट रहे थे, तो उनको हटा दिया था। देवेश, रचित हुआ था क्या सेलेक्ट? नहीं नहीं, रचित नहीं हुआ था। रचित का यही सीन था कि वो हाँ। मतलब बीच बीच में थोड़ा बोल रहा था, तो उसको नहीं किया। बल्कि वो अच्छा बोला था, ऐसा नहीं कि टॉपिक में मतलब अच्छे पॉइंट्स लाया था, ये सब किया था। तो ज्यादा काटना नहीं। जीडी का एक वही फिक्स रूल होता है, पहले बोलने का ट्राई करो,
नहीं बोल पाए तो उसके बाद बोलने का ट्राई करो। अच्छे से पॉइंट वाइज 2-3 पॉइंट्स बता दो उनको, बोल के कि आई वांट टू मेंशन 3 पॉइंट्स। वो 3 पॉइंट्स बता के खत्म कर दो। तो वापस कुछ बोलना हो तो वो बोल दो, बस काम खत्म। बहुत ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है, सेलेक्ट हो बहुत जाओगे। ज्यादा बोलना भी नहीं है और फिर बहुत कम भी नहीं बोलना है। जैसे अगर तुम ज्यादा कोशिश करना है कि स्टार्टिंग में तीन चार लोगों में बोल दो तो वो ज्यादा बेहतर इंप्रेशन बनाता है। अगर तुम्हें टॉपिक के बारे में कुछ आता है तो, अगर नहीं आता तो फिर तुम चुपचाप पहले एक दो बार सुन लो कि लोग क्या बोल रहे हैं, किस तरह से फ्लुएंसी जा रहा है, तो उसी हिसाब से तुम एग्री ऑन करके बोल सकते हो। अगर तुम्हें नहीं आता कुछ भी टॉपिक के बारे में तो, लेकिन और बोलना है, ट्राई ये ऐसा मत नहीं कि करना कि पूरा दूसरे को कॉन्फिडेंस से बोलना होगा। हाँ। किसी को ये मत ट्राई करना कि मैं काट के बोलता हूँ, मैं अपनी चांस ले लेता हूँ। उसका भी बोलने खा के तुम्हारा भी बोलने खा के ट्राई की करो कि जब कोई चुप हो जा रहा है तब तुम कैरी कर लो वहां से कन्वर्सेशन। और जीडी का दूसरों यही को चांस सिस्टम है। देना ज़्यादा सही रहता है। अगर लाइक कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो तुम उसको चांस देने के लिए कुछ बोल सकते हो कि हाँ, लाइक आई वुड लाइक हम्म। टू इनवाइट माय फ्रेंड आल्सो, ऐसे करके। तो वो ज़्यादा इंप्रेशन बनाता है कि तुम हाँ दूसरों को चांस दे रहे हो बोलने का। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे तुम सबकी बात ध्यान से सुनोगे। वो कुछ अगर पॉइंट अच्छा बोल रहा है तो उसको हम्म। एडमायर करो कि हाँ ये अच्छा पॉइंट है, मैं इस पे भी एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। ऐसी चीजें करो तो तुम्हें लगेगा हाँ तुम सुन भी रहे हो, बोल भी रहे हो, अपने पॉइंट्स भी बता रहे हो। ठीक है, बाकी फिर इसमें अराउंड कितने लोग हुए थे? 20 के आसपास हुए थे शॉर्टलिस्ट। मुझे 16 एग्जैक्ट हुए थे नंबर नहीं बीटेक से। पता। हाँ, बीटेक से 16 लोग हुए थे। फिर हम्म। मतलब इनकी रैंडम लिस्ट होती है, सीक्वेंस इनका रैंडम होता है बिना सीजी के। बट हमारे टाइम पे ऐसा हुआ था कि बहुत सफल हुई थी लिस्ट का नाम। तो हम लोग के इंटरव्यूज अराउंड 1 बजे चालू हुए थे। 1 बजे से मेरा लिस्ट में नाम था शायद 7 पे। तो मेरे बाद ही था ऐसे तुम्हारा। हम लोग का चालू कितना 6-7 बजे स्टार्ट हुआ था इंटरव्यू। वही तो मतलब हम लोग का वो ऐसे 10 बजे तक चलता है इंटरव्यू चेंज हमारा। होती रही कि पहले हम्म। गर्ल्स का करा देते हैं, फिर कुछ लोग की तबीयत खराब थी तो वो सीक्वेंस चेंज होता रहा। तो मेरा इंटरव्यू हुआ था सुबह 7:30 बजे, और मेरे टाइम पे ये दिक्कत हो गई कि उससे पहले आरडी की चाय पी आए थे वो लोग। कुछ ज्यादा ही फ्रेश हो गए थे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे थे। मतलब वाह, मेरे से पहले वही क्वेश्चन यार अभिषेक। और मेरे बहुत बाद बहुत गए बड़ा थे वो लोग फैक्टर था आरडी का ये, चाय आरडी पीने की के चाय लिए। पी के आ गए थे। हाँ, तेरे बाद ही गए थे भाई। बट ये खैर तो ये तो मजाक था। बाकी उन्होंने मेन इंट्रोडक्शन लिया मेरे से। फिर वो रेज्यूमे के थ्रू पूरा जा रहे थे कि तुमने ये किया है, माई अचीवमेंट्स ये हैं। जैसे मैं ब्लॉगिंग करता था तो मेरे से ब्लॉगिंग से कई सारे क्वेश्चन पूछे थे। मतलब वो रेज्यूमे के थ्रू पूरा जाते हैं, एक एक पॉइंट पूछते हैं। मेरे में जैसे वो प्रोजेक्ट वाला सीन था तो एसएलवी वालों को नहीं पता था उस प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि वो वेल लॉगिंग से रिलेटेड नहीं था, वो किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में नहीं होता है जल्दी। तो उन्होंने मतलब फिर बेसिक्स पे आए, मेरे से पूछ लिया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है, मेल्टिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन पूछने लगे वो। और ग्राफ पे बहुत फोकस करते हैं कि तुम विस्कोसिटी वर्सेस प्रेशर ड्रॉ करो। तो मतलब ग्राफ्स का खेल उधर बहुत है, मतलब छोटी छोटी चीजों पे पूछ लेंगे। तो अगर मैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ है वो पूछ लेंगे, तो ग्राफ्स वगैरह प्रिपेयर कर लेना उनको। और फिर ये सब हुआ, थोड़ा बीच में इंटरव्यू खराब हो गया। और एंड में फिर मेरे से वो बोलते हैं कि ये बताओ, मतलब मेरे को कन्विंस करो इन 2 मिनट्स कि मैं तुमको क्यों लूं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो हमेशा प्रिपेयर्ड रहना कि तुम उस कंपनी में क्यों जाना चाहते हो और तुम कैसे उनके लिए बेस्ट फिट हो। जैसे ऋषभ से कुछ ऋषभ है जो सेलेक्ट हुआ था, उससे कुछ क्वेश्चन पूछे थे कंपनी स्पेसिफिक। कंपनी का स्टॉक प्राइस क्या है, कंपनी का नाम पहले स्लम बर्जर था अब एसएलवी हो गया। तो वो कब चेंज हुआ वो पूछा, सब वगैरह था। यही था सिंपल, यही। बहुत ज्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं लेते इंटरव्यू की। बहुत एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए, फोड़ू चाहिए, गुस्सू चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। और वो प्रैक्टिकल बस होना तुम्हारा चाहिए, कम्युनिकेट अच्छा हाँ, करना चाहिए। हाँ वो देश। बस ये देखते हैं कि तुम कितना प्रेशर हैंडल कर पाते हो इंटरव्यू में, लाइक इसलिए उनके इंटरव्यू जो है ना वो ज़्यादा देर तक चलते हैं कि तुम कितने अच्छे से प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो इंटरव्यू में। जो भी चीज़ पूछे, जैसे मेरे मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे स्टार्ट मैं गया इंटरव्यू में, मुझे स्टार्टिंग में बोला गया कि तुम चलो कुछ बताओ अपने बारे में, तो कुछ बताया। तो उसमें मैंने जो भी मैं अपना किया था प्रोजेक्ट उसके बारे में मैं मतलब ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो उस हिसाब से वो मैंने सोचा कि अब मुझसे खाली मतलब पूछेंगे जो 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 मैं लिखा हूँ।
रिज्यूमे में, लेकिन उन्होंने स्टार्ट कर दिया मुझे रिजर्वायर मैंने कहीं कुछ लिखा भी नहीं था रिज्यूमे में। अब ऐसा रिजर्वायर स्टार्ट किया कि मुझसे बोला गया कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हें उसका आंसर 5 सेकंड में देना है कुछ भी, और ऐसे 15-16 क्वेश्चन पूछने लग गए वो लगातार कि उसका आंसर मुझे 5-6 सेकंड में देना था। तो इस तरह से वो बस देखना चाहते हैं कि तुम कितने अच्छे से प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो, और वो तुम्हें एक पेपर और पेन भी दे देंगे लाइक कुछ ड्रॉ करने के लिए। तो ऐसे पेपर और पेन ऐसे 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 करके मेरे 4 पेपर भर गए थे, इतने क्वेश्चन पूछ दिए थे उन्होंने। तो बस बेसिकली यही देखना चाहते हैं कि तुम अगर तुम्हारी सीजीपी ज़्यादा है तो तुमको नॉलेज भी है या नहीं, वैसा कुछ। तो जितने अच्छे से तुम पढ़ाई करके जाओगे बेसिकली रिजर्वायर और लॉगिंग या फिर वेल टेस्टिंग, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। वो बाकी ग्राफ तो बहुत ये भी ज्यादा मैटर कर, बनवाते हैं, तो हाँ, ग्राफ की ग्राफ प्रैक्टिस कर ग्राफ तो लेना। बहुत ज़्यादा। मेरा पहला क्वेश्चन ही ग्राफ में था, अभिषेक वो याद है, बोला परमेबिलिटी बढ़ा तो फिर प्रेशर कैसा बिहेव करेगा। तो उस पे मैं अटक गया था, क्योंकि वो बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन था लाइक कि अगर परमेबिलिटी हमने बढ़ा दिया तो फिर जो ड्रॉडाउन है हमारा, प्रेशर ड्रॉडाउन, वो बढ़ेगा या घटेगा। तो वो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन उस इंटरव्यू के माहौल में मतलब मुझे मतलब मेरे दिमाग से ही उड़ गया कि क्या होता है। तो फिर उन्होंने लास्ट में फिर समझाया भी कि हाँ डार्सी तुम डार्सी लॉ लगा के देखो तो फिर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वो उस वजह से वो लोग हेल्प भी करेंगे कि हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि तुम बस बोले जा रहे हो और अगर कुछ 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 जवाब नहीं दे पाए तो वो इग्नोर कर देंगे। ऐसा नहीं, वो तुम्हें पूरे अच्छे से समझाएंगे कि हाँ चलो ठीक है, अभी नहीं आता तो फिर बाद में आएगा। और अगर कुछ नहीं आता तो वो सीधे सीधे बोल देना कि नहीं आता। जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि MICP क्या होता है, तो MICP अगर मैं यहाँ पूछूँ तो किसी को पता है MICP क्या होता है? MICP का फुल फॉर्म बताओ। ये चीज़ इंटरनल केसिंग प्रेशर। नहीं नहीं, रिजर्वायर से रिलेटेड। तो ये जो थर्ड सेमेस्टर के जो रिजर्वायर है उसमें पढ़ाया जाता है मरकरी इंजेक्शन सर्कुलेटिंग प्रेशर। ये एक apparatus है, तो वो चीज़ मुझे नहीं आता था उस समय। तो मैंने सीधे सीधे मना कर दिया कि नहीं आता है। फिर उन्होंने उसको समझाया कि हाँ ये होता है। तो ऐसा भी मतलब जो भी चीज़ नहीं आता है तो वो बिल्कुल मना कर देना है कि नहीं आता मुझे। अगर तुम उस पर कुछ भी गलत बोलोगे तो वो तुम्हारा इंप्रेशन खराब करेगा। और बाकी तो फिर मेरे जो जो प्रोजेक्ट थे PLT लॉगिंग, प्रोडक्शन टू लॉगिंग, उसके ऊपर पूछा गया। मतलब मेरे केस में इंटरव्यू में ऐसा हुआ कि वो ये चाह रहे थे कि मैं सबका जवाब जल्दी जल्दी दूं। उन्होंने पहले ही ये कर दिया था क्लियर कि तो जो भी मैं पूछूंगा उसका जवाब तुमको जल्दी देना है। मतलब रैपिड फायर राउंड होता है ना, एक तरह से उस तरह का इंटरव्यू गया था मेरा मोस्टली। वो बहुत ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि तुम प्रेशर में आओ और उसमें कुछ फकअप कर दो। हाँ मतलब वो सही भी है, तुम कैसे रिएक्ट करोगे फील्ड में उस पर डिपेंड करता है। जैसे एक राउंड किया था उन्होंने कि वो मेट्रो के क्वेश्चंस पूछ रहे थे और साइड बाय साइड वो जनरल अवेयरनेस के पूछ रहे थे कि झारखंड का पीएम, वो सीएम कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। मतलब पैरेलली एक ग्राफ बनाने दिया हुआ है और उसके साथ में ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में भी वो डालते हैं। और अगर तुम किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सबसे पहले मतलब बेसिक चीज ये होनी चाहिए कि तुम उस कंपनी के बारे में पूरी अच्छी तरह से जान लो, क्योंकि वो पूछ और तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि तुम उस कंपनी में क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि वो उनका ये भी सवाल आएगा ये कि तुम क्यों इस कंपनी को प्रेफर कर रहे हो दूसरी कंपनी के अकॉर्डिंग। तो उसका तुम्हें जो जवाब है वो बहुत अच्छे तरह से देना, मतलब वहाँ पे देना पड़ेगा। लाइक मेरे में भी पूछा था कि मैं कि ONGC या फिर केन, जैसे केन में मैंने इंटर्न किया था तो वहाँ पे क्यों मैंने गया और मुझे SLB क्यों जाना है। तो सीधे सीधे जो जो बात है, जैसे मेरी केन में इंटर्न थी लेकिन PPO नहीं लगी थी, तो मैंने अपना जो आंसर था वो ऑनेस्टली दिया था कि मेरी PPO नहीं लग पाई, इसलिए मैं नहीं जा पाया वहाँ पे। और जहाँ तक बात है प्रायोरिटीज की, तो फिर मेरे लिए था कि SLB और केन, मैं दो इंटरव्यू दे रहा था एक साथ, तो मैंने SLB को ज़्यादा चूज किया था केन से ऊपर। Thank you, seniors, for your wonderful answer. आर्य मैम, Yes, एक चीज मैं ऐड करना yes, चाहती ma'am. हूँ। Yes, ma'am. देवेश और अभिषेक ने जो बोला, कुछ पॉइंट्स मैंने सुने। एक चीज देवेश ने पहले बोला था रिजर्वॉयर। देखो, ये हमारे सीनियर्स और प्रोफेसर्स भी बोलते हैं, दो चीज शायद आउट ऑफ इंडिया हो, इन इंडिया भी हो। दो चीज एक्सपेक्ट करते हैं अगर तुम ISM से हो। एक है ISM का कल्चर, दूसरा है रिजर्वॉयर इंजीनियरिंग। बिकॉज बाकी कोई, तुम देखना बाकी कंपनीज जो जाती हैं, बाकी कॉलेजेस, वहाँ सीमेंटिंग के लिए और कॉइल ट्यूबिंग के लिए, बाकी चीज़ों के लिए हायर करती है, बट स्पेशली आती है ISM फॉर रिजर्वॉयर इंजीनियरिंग। तो बाकी चीज पर ना रिजर्वॉयर पे थोड़ा सा फोकस रहेगा, दैट इज अ कल्चर, वो रहा ही है। तो रिजर्वॉयर पे तो फोकस रहना ही है। दूसरा, किसी ने पूछा था कि वेल टेस्टिंग में क्या पढ़ना चाहिए। मतलब मोस्टली यही है कि कितने टाइप्स के वेल टेस्टिंग होते हैं, सिंगल वेल, मल्टी वेल में क्या होता है, मतलब कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल में क्या क्या डिफरेंस है वेल टेस्टिंग का, कैसे क्या क्या क्या, जैसे
बिल्डअप टेस्ट, ड्रॉ डाउन टेस्ट, जो भी हमने पढ़ा है कि वो सारे टेस्टिंग कैसे होते हैं, मेजर जो भी ऊपर से है। और ऑफ कोर्स ग्राफ, जो बोला अभिषेक ने, ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएलबी के पर्सपेक्टिव में। पहले तो आके वो पन्ना पकड़ा देता है और तुम्हें पेन पकड़ा देता है, जैसे देवेश को पूछा था सेम क्वेश्चन भी मुझे पूछा था। तो मतलब ग्राफ्स तो पक्के से ही ग्राफ्स अच्छे से जानना चाहिए। तीसरा चीज है कि ग्रुप डिस्कशन जो है, ग्रुप डिस्कशन पे ये चीज बहुत ज्यादा हो जाती है कि हम लोग डिबेट पे उतर जाते हैं, है ना। हमें लगता है अभी एलोक्यूशन हो रहा है, मेरे बारे मैं ही बोलूंगा, अभी जो भी 8 मिनट है 4 मिनट तो मैं ही बोलने वाला हूँ। बट एक्चुअली पॉइंट इज दिस इज अ डिस्कशन, दिस इज अ कॉन्वर्सेशन। तुम कैसे बात कर रहे हो, जैसे मैं अभी देवेश के साथ या आर्यमा के साथ कैसे बात कर रही हूँ, है ना। अभी आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सामने वाले को टाइम दे रहे हो क्या बोलने के लिए, आप सुन रहे हो क्या सामने वाला जो बोल रहा है, आप उसको एक्नॉलेज, जैसे अभिषेक ने बोला, आप एक्नॉलेज कर रहे हो क्या। तो ये बहुत ज्यादा चीज है कि हमारे कॉलेज में बहुत अच्छे अच्छे हैं थे, मतलब जो भी अभी हम सब कुछ सॉर्ट हो गया है, बट इंटरव्यूअर्स लोग आके बोल रहे थे कि डिस्कशन सही से, ग्रुप जीडी ही लोग को बात करना ही सही से नहीं आता, मच्छी मार्केट बना रखा है जो भी है। तो ये थोड़ा सा है कि ग्रुप डिस्कशन पे कटना मत, कोशिश करना कि एटलीस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट ग्रुप डिस्कशन क्लियर हो जाए, थोड़ा सा कोशिश यही रहे, क्योंकि यहाँ करता है तो दुखता है, इंटरव्यू करता है तो ठीक है, पता चलता है ओके मैं इसमें कम थी उसमें, बट जीडी और एप्टी में अगर कट जाता है तो दर्द होती है। कोशिश रखना कि कटे ना। तीसरी बात ये कि कौन से कैंडिडेट को चूज करते हैं, जैसे उन्होंने बोला, मैंने तो मुझे तो लगता है एसएलबी वर्सेटाइल कैंडिडेट को चूज करता है। लाइक इट्स नॉट, कोर तो इम्पोर्टेंट है ही, बट आपकी एटीट्यूड में वर्सेटैलिटी है ना, आप अडेप्टिव हो, आप अडेप्टेबल हो, दिख जाती है 20 मिनट के, वो तो लेता है ऑब्वियसली आधा घंटा इंटरव्यू, दिख जाती है कि कौन कैंडिडेट कैसा है। तो वर्सेटाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। और चीज है मतलब एसएलबी का ना, जीडी का टॉपिक तुम देखना बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट होता है। जैसे किसी को ब्लू टॉपिक था, हमारा देवेश का था इन्फिनिटी, अभिषेक ने जैसे बोला गोल्डन रेशियो, और किसी का ऐसा टॉपिक होता है कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट, बहुत आउट ऑफ द ब्लू, ग्रे या पॉइंट डॉट, किसी हमारे सीनियर के टाइम टॉपिक था डॉट। तो ये सब टॉपिक्स बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, बट कहीं ना कहीं हमें पता होगी। ऐसे ही सवाल भी होता है कि लोगो ऐसा क्यों है ना, और नाम जैसे बोला अभिषेक ने, नाम क्यों बदला। बेसिक से चीज है जो दिखता है पर हम कभी सवाल नहीं करते। ये सब का सवाल थोड़ा सा रखे रहना बिफोर गोइंग टू एनी इंटरव्यू, उस कंपनी का रिसर्च थोड़ा सा कर लेना। अगर तुम भी अपने तरफ से थोड़ा 1-2 लाइन बता देते हो, कंपनी वाले खुश हो जाते हैं कि एटलीस्ट दैट पर्सन नोज अस और वांट्स टू कम टू वर्क विद अस। तो यही है, आई वांट टू ऐड दैट। Thank you, ma'am, for your insight. Now moving on to ExxonMobil, Rashmi ma'am, if you could please elaborate on the recruitment process and the kind of questions you were asked. Yeah, sure. So स्टार्ट करूँ मैं प्रोसेस, तो सबसे पहले तो एक ओएलटी होता है, उसके पहले कट ऑफ होता है ऑब्वियसली, जीपीए कट ऑफ, फिर ओएलटी होता है। तो ओएलटी ऑफलाइन था हमारा, उसमें 50% क्वेश्चंस इंग्लिश से थे और 50% क्वेश्चंस थे पेट्रो के। पेट्रो में मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिजर्वायर से ही पूछे गए थे, बट ये नहीं है कि रिजर्वायर से ही आता है, मतलब मैं आगे बताऊंगी उसके बारे में। तो आधा पेट्रो था, आधा इंग्लिश था, ठीक है। उसके बाद करीब आई थिंक 8-9 लोग सेलेक्ट हुए थे ओएलटी के बाद। उसके बाद हमारा हुआ था ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में ऊपर कुछ लोग थे जिनका अलग अलग कंपनी में पहले से हो चुका था, तब तक जीडी हुआ था एग्जाम पर, तब तक जैसे चैतन्य, नीतीश, इन सब लोगों का अलग अलग कंपनी में हो गया था। तो आई थिंक फिर 5 या 6 लोग थे जीडी में, अभिषेक भी था उसमें। फिर उसके बाद जीडी में, फिर उसके बाद जीडी का फिर उनका चला कुछ दिन। जीडी से पहले वो लोग ऐसे ही पूछते हैं, इंट्रोडक्शन दो अपना, ये वो नॉर्मल चीज़। फिर जीडी ख़त्म हो जाती है। जीडी वैसा ही होता है जैसे कोई भी नॉर्मल जीडी होता है, अब तक तो पता चला होगा, जस्ट किसी भी नॉर्मल जीडी के जैसा है। जीडी के बाद फिर कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं, फिर उनका होता है पर्सनल इंटरव्यू। तो हमेशा से एग्जाम जो है हमेशा से रिजर्वायर की प्रोफाइल के लिए आती थी, क्वेश्चंस भी रिजर्वायर के ही आए थे ओएलटी में। पर उस दिन सुबह सुबह हमें पता चला कि अब प्रोफाइल बदल गया है, अब वेल्स इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए आई है। तो वेल्स
तो आई थिंक उतना पढ़ा नहीं था, बट मेरे केस में ये एडवांटेज था कि मेरा सारा एक मिनट, हाँ, तो वेल्स मेरा इंटर्न का जो टाइम था पूरा मैंने वेल्स में ही काम किया था, तो फॉर्चुनेटली वही पूछा गया मेरे से। तो जीडी पर्सनल इंटरव्यू में जाके पहले तो इंटर्न, जैसे इंटरनेशनल कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है प्रोजेक्ट के ऊपर, तो इंटर्न से मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। जो भी मेरे एक मतलब केसेस थे, मैंने जो जो काम किया था वो सारा पूछा गया। उसके बाद पर्सनालिटी के बारे में ये लोग बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, कोई भी इंटरनेशनल कंपनी हो, SLB हो, एग्जॉन हो, तो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर योर हॉबीज़, ये सारी चीज़ें वो लोग काफ़ी पूछते हैं। मतलब ऐसा मान लो कि 50% कोर होगा, 50% तुम्हारा पर्सनालिटी था एग्जॉन के मामले में, नॉट SLB और एग्जॉन के मामले में। हाँ, ये चीज़ मैं कहूँगी कि एग्जॉन के लिए तो इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा रोल है। एग्जॉन इंडिया में कोई काम नहीं करती, लाइक वी डोंट, एग्जॉन का इंडिया में उतना कुछ फील्ड नहीं है। बाहर के डेटा को ही प्रोसेस करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के, और टाइम शेड्यूल भी वही होता है, जैसे रात में काम होता है, मतलब दोपहर से रात तक। तो तुम्हें दूसरी कंट्री के लोगों से बात करना होगा, इसलिए यू मस्ट नो इंग्लिश। तो इंग्लिश तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और भाई इंटर्न और प्रोजेक्ट यही सब पूछा गया था मुझसे। तो हाँ, दिस वुड सम इट अप एग्जाम का प्रोसेस। ऑल्सो हाँ, एक और मैं चीज़ भी बोलना ऐड चाहूँगी, हमेशा से रिजर्वर के लिए आ रही थी, लेकिन इस बार रिजर्वर के लिए नहीं आई थी, वो हमें सुबह पता चला। तो तुम लोग भी कुछ अज्यूम मत करके चलना कि एग्जाम में यही आता है, हम लोग यही पढ़ेंगे। जस्ट स्टडी एवरीथिंग, ठीक है, हर चीज़ पढ़ना, हमको क्योंकि प्यासा सुबह मार सुबह देगा। बदला था, राइट? तो हर चीज़ पढ़ के रखना, कुछ छोड़ना मत। मैं भी ऐड कर देता स्टेशन हूँ। में ले नहीं सकता क्या? इसका प्रोसेस काफी स्मूथ होता है। एक दिन पहले ही तुम्हें तुम्हारे सीनियर से इंटरेक्शन होता है, तो पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं कैसा प्रोसेस रहेगा, कब स्टार्ट होगा। ठीक है, बहुत फॉर्मली चलता है इसका, तो इसमें कुछ वो नहीं रहता है कि तुम्हें थोड़ी देर पहले ही पता चलेगा तुम्हारा आज इंटरव्यू। इसका प्रॉपर शेड्यूल रहता है, ये आ जाती है जब मतलब पहले एनरोल कर जाती है, उसके बाद तुम्हारा स्मूथली सारा प्रोसेस होता है। मेरे केस में मतलब वही जैसे अभी रश्मि रश्मि ने बताया कि उन लोगों ने इंटरेक्शन के टाइम पे ही बता दिया कि वो वेल्स इंजीनियर के उसके लिए आई है। हम लोग रिजर्वायर एज्यूम कर रहे थे, तो बट उससे खास कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली रिज्यूमे के बेसिस पे होते हैं। वो प्रोजेक्ट्स पूछते हैं, 4 क्वेश्चंस पूछते हैं, बस बहुत ज्यादा देर का इंटरव्यू नहीं हुआ था आई गेस ना रश्मि, 15-20 मिनट। हाँ, मेरा कोई ऐ- 20 मिनट का था। हाँ। हाँ, तो ऐसा ही होता है। और जीडी में इसका एक स्पेशल चीज होता है कि ये तुम्हें 2 मिनट सोचने का देते हैं, उसके बाद इंडिविजुअली हर एक कैंडिडेट को बोलने का मौका देते हैं। हाँ, हाँ, ये चीज़ थी लास्ट में सबसे, जिसने नहीं बोला था ना, जिसने सबसे कम बोला था उसको सबसे पहले बुलवाया था, ये चीज़ इसमें थी। तो एग्जॉन में मच्छी मार्केट तो नहीं बनता है, इजीली ये सब अपना पॉइंट्स रख देते हैं। हाँ, जैसे रश्मि ने बोला कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो जिस इसमें ये कहूंगा कि जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसी का ही होगा। बाकी आई गेस रश्मि और मैं ही शॉर्टलिस्ट हुए थे फाइनल में, और रश्मि का हो गया था। मेरा मेरा उन्होंने वेट लिस्ट में डाला था, बिकॉज मतलब उनके पास वैकेंसीज नहीं थी उतनी, तो ये रहता है। मेरे को एक क्वेश्चन आया है मैम, डाउट की CTC काफ़ी है कि नहीं। तो मैंने भी ये क्वेश्चन अपने सीनियर से पूछा था कि मैम, मैम आप मेरे से सीनियर है, उनका हुआ था कि मैम इज़ द CTC इनफ। तो मैम ने ये बताया था कि अगर तुम कंपेयर करोगे केन से, ONGC से, तो ऑब्वियसली उससे कम है, बट बिकॉज आई एम अ सिंगल पर्सन तो सारा खर्चा हो जाता है ऑब्वियसली, और काफ़ी पैसे बच भी जाते हैं, एंड 6 महीने के बाद इनका पैसा बढ़ जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। तो हाँ, इट इज़ सफिशिएंट अगर कंपेयर ना करो तो, ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। लाइक मैं एग्जॉन का इंटरव्यू तक तो ऑफ कोर्स आई डिडंट वेंट, मेरा एप्टीट्यूड में ही कट गया था। बट इंटर्न के जो इंटर्न का प्रोसेस था ना, मैंने इतना एक्सपीरियंस किया। एग्जॉन जो हायरिंग पीपल आते हैं बहुत स्वीट होता है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट होता है। लाइक मतलब दे मेक द अदर पर्सन काम, कि लाइक कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई प्रेशर नहीं, थिंग्स वर्क। मतलब वो लोग ऐसे इवन जीडी में भी, इवन इंटरव्यू पे भी बहुत ही ज्यादा कामली आपको महसूस होगा, बहुत सही है काम है, तो फिर आराम से यू कैन। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी, इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश, आप अगर सामने वाले को कन्वे कर पा रहे हो जो आप सोच रहे हो, तो फिर एग्जॉन लव्स दोज पीपल।
because mostly they need that kind of people, or these people are very nice. So yeah. या एक पॉइंट मुझे भी ऐड करना है, ट्राई टू रिमेम्बर द एजम्पशंस, लाइक डार्सी लॉ के एजम्पशंस क्या क्या है, क्योंकि मेरी क्वेश्चन इंटर्न के टाइम में थी एग्जाम से कि तुम मुझे 5 ऐसे एजम्पशंस बताओ जो डार्सी लॉ में होते हैं, और प्रोबेबिलिटी ये होती है कि वो जनरली फिर तुम्हें प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस पूछना स्टार्ट करेंगे, लाइक एब्सोल्यूट और रिलेटिव ये सारा। तो ट्राई करना वो भी चीज़ें याद रखो। और हाँ, वो स्टार्टिंग से बहुत काम होते हैं, वो तुम्हें बिल्कुल लाइक तुम्हें, मेरे में ऐसा हो गया था कि मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नर्वस थी, तो उन्होंने देख लिया, फिर आफ्टर 10 मिनट्स प्रतीक भारद्वाज एक सर है, वो उन्होंने पूछा कि आर यू ओके विद दिस, विद द फ्लो, आई वाज लाइक यस, तो उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। तो इट्स लाइक उतना रैंडम नहीं होता, उतना प्रेशराइज नहीं करते, चिल वे में होता है। सुप्रीति का मेजोरिटी वही कहना है कि मतलब जो भी तुम पढ़ो उसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो उसकी, ठीक है, सिर्फ रट के मत चले जाओ, चाहे वो ग्राफ हो या कोई भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हो, उसको डेप्थ में अंडरस्टैंड करो, फील करो, तब तुम उससे कोई भी रैंडम क्वेश्चन पूछ सकता है ना, छोटा मोटा, कि assumptions क्या डार्सी लॉ के, बाकी ग्राफ्स के छोटे छोटे पॉइंट्स पूछ सकता है, तो वो सब तुम बता दोगे अगर अच्छे से पढ़े हो तो, अंडरस्टैंड हो। बहुत लोग ग्राफ रट लेते हैं कि पर ऑयल वेट है और वाटर वेट है, उस केस में रिलेटिव परमेबिलिटी का क्या ग्राफ होगा, रट के जाने से कोई मतलब नहीं है, उसको समझो कि क्या है वेरिएशन। जैसे एक लास्ट टू लास्ट ईयर ओएनजीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, टाइट गैस रिजर्वोयर का रिलेटिव परमेबिलिटी का ग्राफ बनाओ, वो किसी ने नहीं पढ़ा था, उस समय के गोल्ड मेडलिस्ट ने भी नहीं पढ़ा था, बट उनका वही था कि टाइट गैस रिजर्वोयर में क्या क्या होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उन्होंने बनाया था। तो कभी कभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही काम में आती है, हो सकता है तुमने नहीं पढ़ा हो, बट उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे तुम आंसर कर सकते हो। हाँ, इसमें एक और चीज़ ट्राई करना कि जब किसी ग्राफ में डिप आती है तो वो क्यों है, हर चीज़ का एक रीज़न होता है, तो ट्राई करना कि ग्राफ में सारी चीज़ का वाई तुम पहले से नोटिस करके जाओ, वहाँ पे फिर ऐसा ना हो कि वो पूछे डिप क्यों है, हमने 4 पॉइंट्स नोटिस किया था, ये पॉइंट तो रह गया, ऐसा नहीं करना। और एक चीज पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, जनरली कंपनीज एग्जाम में शायद मोस्टली लाइक दे आस्क अबाउट द फेवरेट सब्जेक्ट, है ना, पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा पसंद है सब्जेक्ट, मतलब ऐसे बड़ा मत बोल रहा कि अच्छा रिजर्वर पसंद है, मतलब अभी वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, या फिर प्रोडक्शन पसंद है, तुम्हें कोई स्पेसिफिक, तुम्हें कोई चीज जिसमें तुम बहुत अच्छे हो, कोशिश, मतलब मोस्टली आज से पहले तो वो हमेशा से ही रिजर्वर के लिए आती थी, पहली बार शायद रश्मि इन लोग के मतलब अभी प्लेसमेंट के लिए अलग प्रोफाइल हो गई, क्योंकि उनकी रिजर्वर में फिल हो गई है मोस्टली जगह, बट मतलब फेवरेट सब्जेक्ट अगर कोई कंपनी पूछती है, मेक श्योर करना उसके बारे में हाथ पैर ऊपर नीचे कंधा सब कुछ पता होना चाहिए, लाइक एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा सेक्शन आप अगर एक मतलब अच्छे से करके जाना, ताकि अगर भी सवाल आता है आगे से कि तुम्हें कौन सा पसंद है, तुम्हें उतने में तो बेस्ट आना चाहिए, एक फेवरेट सब्जेक्ट और एक रेज्यूमे, ये दोनों तो। और सुप्रीति ने भी सही से बोला कि अजम्पशंस पूछते हैं, अजम्पशंस, फॉर्मूलाज, है ना, बेसिक फार्मूला, जैसे कैपिलरी प्रेशर के बारे में, मेरे कैपिलरी प्रेशर के कर्व्स के बारे में बेसिक फार्मूला ये सब पूछते हैं, तो ये सब तो है थोड़ा। Finally, we'll be moving on to Restart Energy. Supriti ma'am and Abhishek sir, if you can elaborate on like your procedures. सुप्रीति तू बता दे। स्टार्ट कर दिया, मैं ऐड कर देती हूँ। ओके, सो ट्राई करना कि लाइक कोर एनालिस्ट है तो ऑब्वियसली जीपीए डू मैटर्स, एंड हमारे में ऐसा हो गया था कि शायद पहले 8 आई थी, फिर 7.5 प्लस कर दिया था उन्होंने, क्राइटेरिया हो गई थी थोड़ी, तो ऐसा हो गया था कि अगर तुम बाद में शॉर्ट लिस्टिंग देखोगे तो उन्होंने जो उन मैक्सिमम जीपीएस आई उन्होंने वैसे करके ले लिया। और दूसरी चीज़ ये हो गया जीपीए क्राइटेरिया के लिए, सेकेंडली उनकी ओएटी हुई थी जो प्रॉपरली रैंडम थी, एप्टीट्यूड बेस्ड थी, तो ट्राई करना कि जब जब भी टाइम मिले और तुम्हें माइंड फ्रेश करना हो तो 1 आवर के लिए तुम एटलीस्ट एक साइट आती है इंडिया ब्रिक्स, उससे तुम एप्टी वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि इनकी दो पीआई हमारी मेरी ऐसे रात में शेड्यूल थी,
तो वो पहले से उतने टायर्ड अप थे कि मेरे वाले में लिटरली वो लोग जमा ही ले रहे थे, तो इट्स लाइक मेरी थोड़ी बोरिंग गई थी। पहली पीआई में तुम एक चीज़ ध्यान रखना कि वो लोग ज़्यादा क्वेश्चन गेस्टिमेट टाइप क्वेश्चन से करेंगे। लाइक यहाँ पे कहीं भी तुम अगर चाहो तुम्हारी अगर जीपीए हटा दे तो कोर इसके बाद रोल प्ले नहीं करती। उसके बाद तुम्हारी जो प्ले करेगी वो रेज्यूमे प्लस कुछ एप्टी क्वेश्चंस होते हैं पीआई में। तो इट्स लाइक तुम्हें गेस्टिमेट पूछा जाता है और तुम्हें बहुत प्रॉपरली और एक्यूरेटली कुछ मिलेंगे तुम्हें एग्जाम्पल्स नेट पे। तुम आराम से वो चीज़ स्टडी करके जा सकते हो और कैसे आंसर करना है उसमें प्रॉपरली बताया गया है। तो गेस्टिमेट का ट्राई करना, अच्छे से आंसर करो। और मेरे केस में जो इंटरव्यूअर थे और अ, जो भी ऑर्गेनाइजिंग टीम थी वो सारी लाइक मेरी जो एग्जॉन मोबिल में इंटर्न है वो अनकन्वेंशनल से है और जो टीम आई थी वो अनकन्वेंशनल से थी, तो मेरी थोड़ी सी फॉर्चुनेटली मैच कर गई थी। मैक्सिमम टाइम ऐसा नहीं होता, तो वो लोग फिर क्वेश्चंस थोड़े से साइड बाय साइड जाएंगे। पर अगर तुम पहले समझते हो कि क्या करना है, मतलब उन्हें क्या क्या अच्छा लगेगा पूछने के लिए, तुम पहले से रिसर्च करके आए उस कंपनी के बारे में, तो वो एक बेस्ट होता है। ज़्यादा टाइम का चलता नहीं, अगर दे आर वेरी लाइक क्लियर माइंडेड कि इन्हें लेना है तो वो चीज़ तुम्हारी मैक्सिमम आधे घंटे की शेड्यूल होती है, पर वो 20 से 22 मिनट तक चलती है, इससे ज़्यादा नहीं। सेकेंड पीआई में मेरी हो गई थी कि उन्होंने डायरेक्ट रेज्यूमे से पूछना स्टार्ट किया था और लास्ट के 10 मिनट्स जनरल एचआर क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने, और फिर नॉर्मल क्वेश्चंस था कि लाइक तुम्हें लाइक ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम चाहिए या ऑफिस चाहिए, तो और इधर हाइब्रिड कल्चर पसंद है, ऐसा कुछ। तो ये सब में अपने आंसर्स रेडी रखना और ट्राई टू मेकअप इट अ स्टोरी, लाइक अपना कुछ लाइव एग्जांपल दे दिया तो बेस्ट ऑप्शन होता है उसमें कि जब तुम कुछ एग्जांपल प्रेजेंट कर रहे हो और तुम अपने पर्सनल लाइफ से उसको अटैच करके उनके सामने रख रहे हो, तो उन्हें थोड़ा लगता है या कि हाँ थोड़ा ऑनेस्ट है। और कुछ भी ऐसे फॉल्स मत दिखाना, बेटर ऑनेस्ट, आई थिंक वो लोग को ज़्यादा पसंद आता है। और अ, दूसरी चीज़, एक चीज़ ऐड करूँगी अदर फ्रॉम लास्ट राइट, हमारे में जीडी का केस नहीं था, तो जीडी वाले में ट्राई ऐसा होता है एग्जॉन में, ऐसा था मेरे इंटर्नशिप के केस में कि उन्होंने लास्ट में, क्योंकि सब एक साथ नहीं बोल रहे थे, तो कंक्लूड एक टॉपिक करना होता है उधर। तो ट्राई करना कि जब वो बोल दिए कि 30 सेकेंड्स में कंक्लूड करनी है वो टॉपिक, तो दैट मीन्स कि लेस देन 30 सेकेंड्स में तुम्हें करना है। कुछ लोग क्रॉस कर गए थे उस चीज़ से, उन्होंने उसकी वजह से उन्हें बाहर कर दिया था जीडी से। तो जितना क्रिस्प और शॉर्ट रखो उतना बेटर है। और ट्राई करना कि कंपनी में जाने से पहले उनकी जीके बेसिक लाइक जितना भी है वो सब रीड करके जाओ। प्रोबेबली सीईओ कौन है, उसकी स्टॉक प्राइस क्या है, ऑयल का भी डॉलर्स में क्या चल रहा है पर बैरल पर गैलन जो भी। बस इतना ही है। और हाँ, दिल मत लगाना किसी कंपनी से, दैट्स सबका दिल टूटा है। मेरा भी मोरलेस ऐसा ही था। मैं तो ये कहूँगा कि मेरे को ये पता ही नहीं था कि ये एनर्जी सेक्टर की कंपनी कि डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए आई थी, मैं सीरियस भी नहीं था। मतलब ये ओपन टू ऑल कंपनी थी, तो सब बैठे थे, तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, पेट्रो वाले सब। तो इसका ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, उसमें वही एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे और वही डीआई वगैरह के, डेटा इंटरप्रिटेशन। थोड़ा मतलब अच्छा होता है इसका एप्टीट्यूड टेस्ट, ऐसा नहीं कि नॉर्मली तुम्हें बेसिक रीजनिंग दी थी। कुछ क्वेश्चन सिंपल होते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं। बट हमारे साथ ये हुआ था कि मोस्टली पेट्रो के ही स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, शॉर्टलिस्ट हुए थे फॉर पीआई। तो इसमें 2 राउंड्स ऑफ पीआई होते हैं। पहले में हमारे रिज्यूमे के थ्रू और थोड़ा वही एप्टीट्यूड और गेस्टिमेट से क्वेश्चन होते हैं। दूसरे राउंड में वो थोड़ा बहुत रिज्यूमे, कोई फॉरेनर थी कैलिफोर्निया की, वही पूछ रही थी, लेस्ली आई गेस ना, सुप्रीत। हाँ, लेट्स हेवी। तो वही उसी ने एचआर क्वेश्चंस पूछे। मतलब वही वो फाइनली देखते हैं कि काम कर सकता है नहीं कर सकता, एप्टीट्यूड है वैसा कि नहीं। तो मेरे केस में ये हुआ था कि मेरे को गेस्टिमेट्स भी नहीं आता था। मेरा इंटरव्यू अराउंड 12 के आसपास था। 15 मिनट पहले मैंने दोस्त से पूछा कैसे करते हैं, और जो सेम एग्जांपल उसने दिया था वही इंटरव्यू में पूछ लिया था उसने। कि मैंने से पूछा कि तुम किधर से हो, तो मैं बोला लखनऊ से हूँ। तो उसने बोला कि लखनऊ में आईफोन यूजर्स कितने हैं, ये गेस्ट करके बताओ। तो मतलब तुम्हें गेस्टिमेट्स में ये रहता है कि तुम उनको पूरा प्रोसीजर समझाओ। वो मुझे अराउंड 2 मिनट का टाइम दिया कि तुम कर लो कि कितने कैसे करना है। पेपर दे दिया, पेपर में नोट कर लिया मैंने। तो मतलब मैंने हर एक प्रोसीजर बताया कि
लखनऊ की पॉपुलेशन कितनी होगी, तो आई एम एज्यूमिंग कि 2 लाख होगी, 3 लाख होगी। उसके बेसिस पे कि उसमें अपर क्लास के कितने लोग हैं, मिडिल क्लास के कितने लोग हैं, अपर मिडिल क्लास के कितने लोग हैं। तो उस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करते मतलब जेन्युइन क्राइटेरिया होना चाहिए कि अमीर लोग के पास ही होगा या तो अपर मिडिल क्लास के पास होगा। तो वो शॉर्टलिस्ट करते उनको एक सर्टेन नंबर पे लाना होता है। टेल देम अ सर्टेन नंबर, तो उतना कर देना। तो जैसे मेरे केस में ये था कि मेरे को ये वाला एग्जांपल ऑलरेडी पता था, तो मेरा ये वाला पार्ट तो बहुत अच्छे से गया था। फिर उन्होंने मेरे से 2 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे थे, वो भी सिंपल होते हैं, थोड़ा सा वही दिमाग लगता है, वो टाइम सफिशिएंटली देते हैं, ठीक है। और इंटरव्यू पैनल में सिर्फ एक ही बंदा था, तो वही तुम्हें प्रॉपर टाइम दे देगा। वो कभी-कभी गायब भी हो जाता था कि तुम करो, मैं आ रहा हूँ। तो मेरे से उसने पूछा था कि एक कंटेनर है, उसमें वाटर भरा हुआ है, एक तरफ से वाटर इनलेट हो रहा है, एक तरफ से आउटलेट हो रहा है सर्टेन स्पीड के साथ, तो कितने टाइम में वो टैंकर फुल होगा, तो वो टाइम वगैरह कुछ बताना था। तो यही मेन गेस्टिमेट और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, और रेज्यूमे से थोड़ा बहुत पूछते हैं। मेरे केस में उन्होंने प्रोजेक्ट पे थोड़ा फोकस कम किया था, क्योंकि उनको ऑब्वियसली नहीं आता था वो चीज़। उनका काम डेटा के सेक्टर में वही थोड़ा तुम लोग को ये भी कंफ्यूजन होगा कि रेस्टेड ये काम क्या होता है। तो जितना उन्होंने बताया था हम लोग को कि मेन अभी हम लोग का स्टार्टिंग में रिसर्च का काम होगा, कि बाकी जो भी इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उन उनमें जैसे कोई कहीं वॉर चल रही है, कहीं कुछ सीन्स बन रहे हैं, तो उसके बेसिस पे एनर्जी सेक्टर में कंपनीज को क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए, तो वो इनसाइट्स ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो अभी इनिशियली हम लोग को वही रिसर्च का काम है, बाकी डेटा एनालिस्ट का जो भी काम होगा आगे देखा जाएगा। और ट्राई करना कि प्रोजेक्ट थोड़ा पावर बीआई वगैरह से रिलेटेड हो। लाइक ऐसा पूरा मैं पहाड़ नहीं खड़ा कर रही, बट इट्स लाइक कि नॉर्मल प्रोजेक्ट हो, एक कुछ डेटा के साथ काम कर लिया। मेरे में ये था कि मैंने ऑलरेडी एग्जॉन में सिमिलर टाइप का काम किया था, तो इट्स लाइक मेरे लिए वो एडवांटेज था। बट अगर तुम लोग में से कोई अभी नहीं कर पाया तो इट्स नॉर्मल, पावर बीआई वगैरह देख लेना। और आई वुड से एसक्यूएल, क्योंकि डीबीएमएस का काम आता है, तो वो लैंग्वेज भी ठीक है। लाइक मेरे लिए ठीक था, मे बी तुम लोग के लिए पॉसिबल। सेकंड पीआई में मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि तो 2 मिनट टाइम मेरे को दिया था कि ये तुम्हें खुद से कोई टॉपिक चूज करो, उस पर 2 मिनट बोलना है। तो इसकी चीज़ की प्रिपरेशन कर लेना है कि मतलब किसी फेवरेट टॉपिक पे तुम कुछ रेडी करके जाओ और बताओ। आई थिंक इट वाज जस्ट फॉर द कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करना चाहते हाँ, थे और वो। उसमें ट्राई करना कि तुम थोड़ा बायस्ड ना हो। इट्स लाइक मुझे ऐसा आया था तो आई सेलेक्टेड इंडिया टॉपिक, क्योंकि उनके लिए उसके लिए एक्सप्लेन करना इजी होगा। किसी भी ऐसे रैंडम या हॉट टॉपिक को मत उठा लेना जो तुम्हें ये बताए कि इट्स लाइक यू आर बायस्ड फॉर समथिंग, तो वो चीज़ मत करना। Thank you, seniors. Now coming to Harshada ma'am, I am sure everyone is interested in getting to know how the entire application process works for getting into foreign universities and getting a full scholarship like you did. If you could please elaborate on that. मैं बस एक अभिषेक और सुप्रीति का एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहती हूँ। डेटा एनालिस्ट है ना जो प्रोफाइल, उसमें ना थोड़ा सा तुम कोशिश करना। देखो ये इसमें हमारी कोर कंपनी थी ना, आई गेस अभिषेक और सुप्रीति एसक्यूएल पूछा था क्या तुम लोग को? मेरे रेज्यूमे में ये मेंशन था, बट उनके साइड से इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा मेरे से भी कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, डेटा एनालिस्ट अगर कोई प्रोफाइल हो तो एसक्यूएल थोड़ा बहुत आइडिया, अगर बेसिक अगर आता भी नहीं है ना, बेसिक ओवरव्यू रखे रहना। देख एनालिस्ट के लिए एसक्यूएल, पावर बीआई और टैब्ल्यू है ना, और तुम्हारी केस स्टडीज। देखो केस स्टडी में क्या है, एक होती है रूट कॉज एनालिसिस है ना, गेस्टिमेट जो बोलते हैं, गेस्टिमेट्स। और ये आईआईएम लखनऊ, तुम लोग को थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए, आईआईएम लखनऊ की ईसेल की एक होगी, उसमें जाके तुम केस स्टडीज का थोड़ा देखना कि आरसीए कैसे करते हैं, है ना, गेस्टिमेट कैसे करते हैं। ये सिर्फ हमारी कोर कंपनीज की एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए नहीं काम आएगा, भल इवन दो बाकी कंपनीज कंसल्टिंग फर्म्स के लिए भी काम आएगा। अगर तुमको, क्योंकि ये एक थॉट प्रोसेस है, इट्स अबाउट हाउ डू यू थिंक, है ना। तुम्हारी वो थॉट प्रोसेस एकदम बिल्ड हो जाएगी ना, तो तुम्हें हर जगह काम आ सकती है। और एक मैं ढूंढ रही थी तब से, एक लिंक्डइन पे आई वाज फॉलोइंग समवन, आई रियली डोंट नो हिज नेम। वो हमेशा हर 3 दिन में
एक केस स्टडी पोस्ट करता था। तो मैं अपनी इंटर्न के टाइम से आई यूज टू प्रैक्टिस 2 केस स्टडीज पर डे, हर 2 दिन में 2 केस स्टडीज प्रैक्टिस करती हूँ। इसका फायदा क्या हुआ आई रियली डोंट नो, बट एक पर्सपेक्टिव बिल्डअप हुई है कि कैसे सोचते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चीज दे दिया अभी, लाइक मार्केट में ऐसा कुछ चल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं से तो पर्सपेक्टिव, जैसे अभिषेक ने बोला, ये सबसे बेसिक एग्जांपल यही होता है कि अभी कितना आईफोन है, या फिर ऐसे पूछ लेंगे कोई होटल में कितने पानी बॉटल्स है, वाटर बॉटल। अभी तुम्हें सोचना है कि अभी वो होटल बोला, रेस्टोरेंट बोला या लिविंग होटल बोला, पहले तो वो डिवाइड करना है। अभी लिविंग जहां रहना है, तो वैसे थोड़ा धीरे धीरे होता है। तो बेसिक अभी पूछेंगे कि जैसे हमारे सीनियर्स एक थे, सीनियर थे, उनसे एक पूछा था कि आईएसएम है, आईएसएम में कितने स्ट्रीट लैंप्स है, ठीक है। अब तुम इसको कैसे सोचोगे, अब तुम ऐसे काउंट थोड़ी ना करोगे, तुम्हें डिवाइड करते जाना है। तो ये केस स्टडीज के लिए तुम कर सकते हो। और एप्टी के लिए जरूर प्लीज यार, एप्टी में कोशिश इतना एफर्ट मानना कि एटलीस्ट कटो ना, बहुत ज्यादा दुख होता है एप्टी के लिए, क्योंकि बेसिक 10th क्लास तक की सवाल होती है। अभी आएगा मेरा, मैंने कैसे क्या किया, देखो ये तो पैरेलल ही चल रहा था कि मैं हाथ पैर ऐसे मार रही थी कि ऐसे ही अप्लाई करते हैं। तो पहला चीज, सबसे पहला स्टेप लिया था, आईएल्ट्स दिया था मैंने। आईएल्ट्स का बेसिक कट ऑफ तुम्हारा रहता है, कट ऑफ मतलब इतना बेसिक कि मोस्टली कॉलेजेस में अप्लाई कर दो। तो तुम अगर हर सेक्शन में, जैसे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग होती है, अगर सब में तो 6 या 6.5 अबव तुम रखे रहते हो, आई गेस 6 होता है, या फिर 6.5 पकड़ लो ऑन सेफ्टी मेजर्स, तो तुम मोस्ट कॉलेजेस में अप्लाई करते हो। आईएल्ट्स इज मोस्टली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तुम्हें अंग्रेजी का क्या मतलब तुम्हें कितना आता है, वो सबका टेस्ट है। तो वो मेरा क्लियर हो गया था। फिर मैंने जीआरई दिया था। मेरा पहला जीआरई मतलब इतना अच्छा नहीं हुआ था, मेरा 286 रहा था। फिर मैंने कुछ दिनों बाद सेकेंड जीआरई दी थी, उसमें मेरे को 315 रहा था आउट ऑफ 340। तो जीआरई क्यों इम्पोर्टेंट है, जीआरई और जीमैट में फर्क क्या है, पहले तो ये बात है, जीआरई इज फॉर मास्टर्स, स्पेसिफिकली फॉर मास्टर्स, और वो एमबीए के लिए भी यूज होता है। बट अगर आप जीमैट स्पेसिफिकली एमबीए का सोच रहे हो, तो जीमैट देने से ये फायदा होता है कि कॉलेजेस सोचती है, समझती है कि ओके ये बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड है जीमैट मैनेजमेंट के लिए, ये मास्टर्स के लिए नहीं सोच रहा है, भटक नहीं रहा। तो जीमैट इसलिए फायदेमंद देता है फॉर इसके लिए। बट रिलेटिवली अगर जीमैट और जीआरई कंपेयर करा जाए, बोलते हैं जीआरई इज बिट इजियर देन जीमैट, ऐसे बोलते हैं। आई एम नॉट श्योर, आई रियली डोंट नो अबाउट, क्योंकि मैंने जीमैट अभी तक दिया नहीं है। तो जीआरई के लिए क्या चीज, इंग्लिश के लिए पहले आईएल्ट्स के लिए मैं बता देती हूँ। आईएल्ट्स के लिए बेसिक इंग्लिश अगर तुम्हें आती है, बोलना, उसमें लिखना, राइटिंग सेक्शन थोड़ी सी क्रिटिकल होती है, क्योंकि आपकी राइटिंग स्ट्रक्चर कैसे रहती है, आप वर्डिंग्स कैसे यूज करते हो, कम शब्दों में ज्यादा आप व्यक्त कैसे कर पा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग थोड़ी सी क्रिटिकल है, वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना एटलीस्ट 3-4 बार। स्पीकिंग, स्पीकिंग इज लाइक, आपसे मेरे से कोई इंडियन ही बात किया था, बट वो आप ना, मैं थोड़ा सा शायद नर्वस हो गई थी। एक चीज याद रखना, मैं होस्ट करती हूँ, होस्टिंग डजंट मीन, जो होस्ट करता है ना, डजंट मीन कि आप हर समय बेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, आप जीडी में क्वालिफाई कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। भले मेरी अभी तक एक भी जीडी रुकी नहीं है, आई क्लियर्ड एवरीथिंग, बट पॉइंट इज इट डजंट, होस्टिंग या पब्लिक स्पीकिंग डजंट मीन आप बहुत अच्छे से हो। आपको हर एक सेक्टर की इंटरव्यू के लिए, हर एक सेक्टर की जीडी, हर एक सेक्टर की स्पीकिंग टेस्ट के लिए आपको स्पेसिफिकली प्रिपेयर करना है। तो आईएल्ट्स के लिए स्पेसिफिक सवाल होते हैं, वो आप गूगल करना, यूट्यूब करना, आपको बुकलेट मिलेगी, बुक से पढ़ना, वो थोड़ा प्रिपेयर कर लेना। बाकी रीडिंग और रीडिंग सेक्शन आप क्लियर कर ही लोगे। बाकी जीआरई की बात है, जीआरई मोस्टली लाइक इंग्लिश, राइटिंग और क्वांट देख, आईआईटीएंस हैं हम लोग, क्वांट आ जाएगा। मेरा क्वांट में सबसे ज्यादा रहा था, इट वाज 156 या 160, आई एम नॉट श्योर, बट 155 से 160 के अंदर ही कुछ था। तो क्वांट हम लोग का आ जाता है, हम लोग को इतना मैथ्स आता है कि क्वांट आ जाएगा, प्रैक्टिस कर लेना। और इंग्लिश मेन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जीआरई में सिनोनिम्स, इट्स टू मच सिनोनिम्स ब्रो, बहुत ज्यादा सिनोनिम्स होती है। आपको एक वर्ड की बहुत ज्यादा वर्ड्स पता होनी चाहिए कि अच्छा आप खुश बोल रहे हो, हैप्पी बोल रहे हो, नहीं तुम्हें यूफोरिक पता है, तुम्हें बाकी 2-3 एक्स्ट्रा वर्ड्स पता है जो
अलग अलग वे में यूज हो रहे हैं, तो सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंजक्शंस, आपकी मतलब ग्रामेटिकल जो भी है वो सब बहुत ज्यादा चीज, और राइटिंग ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा याद रखना, आप बाहर जा रहे हो तो राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि आई विल कम टू एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। राइटिंग इज वेरी क्रूशियल व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज, क्योंकि आपकी एक लाइन पे डिपेंड करता है आप सिलेक्ट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। आपकी वर्डिंग देखो, सामने वाला लिख रहा है, तुम भी वही लिख रहे हो, बट तुम कैसे वर्ड्स यूज कर रहे हो, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, बॉम्बास्टिक है, स्वीट है, टेक्सचर कैसा है, वो सब पे डिपेंड करता है। तो मैंने फर्स्ट ईयर से राइटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, बहुत ही ज्यादा। मैं नहीं एडवाइस करूंगी कि इतना करना चाहिए। मैं सेकेंड ईयर में 10 क्लब्स में पार्ट थी, एंड मोस्ट जगह पे मैं कंटेंट राइटर थी, और मैंने राइटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, स्पीकिंग पे भी। तो इट हेल्प्ड मी अ लॉट, क्योंकि मेरा एसओपी वाज, आई ट्राइड टू मेक इट माय बेस्ट वर्जन। और पहला चीज आपको ये दोनों क्लियर हो गया आपका, आईएलटीएस और जीआरई, देन कम्स टू शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कॉलेज। आप कौन से कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो? आई अप्लाइड इन 3 कॉन्टिनेंट्स, और बट मेरा मेन फोकस यूएस था। तो पॉइंट इज, आप हर कॉलेज पे अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज फीस होती है, एप्लीकेशन फी। एज एन इंडियन स्टूडेंट, इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से आप उतना अफोर्ड नहीं कर पाओगे कहीं ना कहीं। तो आपको शॉर्टलिस्ट करना है कि आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपकी गोल, आप क्या अचीव करना चाहते हो, कहाँ है वो जगह, लोकेशन, प्रोफेसर्स, एनवायरनमेंट, बहुत सारी चीजें, उस बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करना है। और स्पेसिफिकली आपकी इंटरेस्ट, तुम्हारी इंटरेस्ट कहाँ ज्यादा प्रोफिशिएंट है, तो शॉर्टलिस्ट करना है, फिर अप्लाई करना है। मोस्टली अप्लाई का प्रोसीजर यही होता है कि तुम्हें एसओपी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी एसओपी के बेसिस पे ही तुम्हें प्रोजेक्ट मिलेगा, तुम्हारी एसओपी के बेसिस पे तुम्हें प्रोफेसर असाइन होंगे, एसओपी के बेसिस पे तुम्हें तुम्हें सिलेक्ट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है कि नहीं मिल रही है। एसओपी हैज अ वेरी ह्यूज रोल, आई गेस मुझे लगता है 50-60%, इतना मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितनी परसेंट होती है, बट मुझे लगता है बहुत ज्यादा काउंट करता है एसओपी। दूसरा है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो ये सब मिलता कैसे है, क्योंकि देखो तुम बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हो ना, कोई लोग होना चाहिए तो इतने कॉलेजेस में तुम्हें हेल्प करे अप्लाई करने के लिए, हर कॉलेजेस में। तो थोड़े से प्रोफेसर्स के साथ अच्छे से बॉन्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जहाँ इंटर्न कर रहे हो वहाँ के मेंटोर, काम अच्छे से करने से वो तुम्हें जानेंगे, वो तुम्हें रिकमेंड कर सकते हैं। तुम्हारे जैसे मैंने स्पोर्ट्स में थी, मैं बाकी क्लब्स में थी, तो वहाँ के जो मेरे डीन्स थे वो लोग भी मुझे सपोर्ट किए थे। और भले ही वो काम नहीं आया एलओआर, बट दे गेव मी दैट ड्यू टू आई हैड वर्कड डिलिजेंटली एंड अंडर देम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम फ्यूचर पर्सपेक्टिव में सोच रहे हो तो आपको अच्छे से काम करना है, ताकि वो पर्सन तुम्हें रिकमेंड करे डिलिजेंटली, क्योंकि आप ऐसे अपने हिसाब से नहीं दे सकते, उनको देना पड़ता है, क्योंकि उनको सबमिट करना पड़ता है। एलओआर हो गया। फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी रेज्यूमे जैसे प्लेसमेंट्स के लिए है तुम्हारी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मेरी रेज्यूमे काम आई थी आफ्टर मेरे सिलेक्शन होने के बाद मेरी इंटरव्यू हुई थी फॉर 100% स्कॉलरशिप, मतलब वो मैं बताऊंगी। रेज्यूमे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में मोस्टली एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे थोड़ा सा रिलेटिवली कम ध्यान होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स लोग देखते नहीं है। एसएलबी फील्ड इंजीनियर वो देखती है कि तुम्हारी स्पोर्ट्स में तुम्हारा हाथ है कि नहीं, तुमने स्पोर्ट्स पे किया कि नहीं, ये थोड़ा सा याद रखना। एक्स्ट्रा करिकुलर सेक्शन जो है काटना मत व्हेन यू आर ज्वाइनिंग पुटिंग रेज्यूमे फॉर एसएलबी। ये मुझे किसी सीनियर ने बताए थे, क्योंकि वो ना ऐसे ही शॉर्टलिस्ट करती हैं कि वो रेज्यूमे नहीं देखते। अगर एक फील्ड के लिए आए, एक्स्ट्रा करिकुलर्स का रखे रहना, वो इम्पोर्टेंट है। और वहां ना बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे ध्यान देते हैं, आपकी लीडरशिप कैसी है, द वे हाउ डू यू स्पीक, हाउ डू यू इंटरप्रेट, आप कितने जगह एंगेज्ड हो, एंड ऑफ कोर्स आपकी प्राइमरी आप कितने अच्छे से कर रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्ट आपको अप्लाई करना पड़ता है कॉलेज में, यू हैव टू फिल अ फॉर्म, एंड आपको वो लगेगा 3-5 दिन लग सकता है मिनिमम। तो ट्रांसक्रिप्ट कॉलेज से मिलना है, वो स्टैंप लगा के वो सब कुछ प्रोसेस करके कॉलेज आपको मेल कर देता है। तो ट्रांसक्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी चीज मैंने बता दी। और बेसिक क्वेश्चंस रहती है फिल करते समय। बेसिक क्वेश्चंस में मोस्टली आपकी अचीवमेंट्स,
आपके मेडल्स के अचीवमेंट्स कहाँ कहाँ हैं। जैसे मेरी एक कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड किया था जब मैं सेकेंड ईयर में थी, सेकेंड ईयर खत्म हुआ था, हार्वर्ड की कॉन्फ्रेंस थी, तो वो मेरे लिए बहुत शेप किया था। वो एक लीडरशिप प्रोग्राम था, एचपेयर था उसका नाम। तो मैंने कॉन्फ्रेंस, मेरा जो कॉन्फ्रेंस था, मेरी अभी इंटर आईटी में आई परफॉर्म्ड, आई एम गॉट अ मेडल। तो वो सब चीजें आपकी जो भी आपने काम किया है, जो भी थोड़ा सा स्टैंड आउट किया है, वो सबको आपको लिखना है। और बाकी बहुत सारे सवाल होते हैं आपकी फैमिली के बारे में, आपके बारे में, सिंगल डॉट पे सन, ये जो भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके रिलेशंस हैं क्या यूएस में, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक चीज बहुत बार पूछते हैं कि आप वापस आना चाहते हो क्या इंडिया, तो हमेशा हाँ बोलना है। ऐसा डोंट शो कि यू आर गोइंग टू स्टे देयर, बिकॉज मोस्टली वीजा नहीं तो क्लियर नहीं होती। आपको हमेशा ये दिखाना होता है कि यू आर गोइंग टू कम बैक टू इंडिया, यू आर गोइंग टू कम बैक, बाकी आपकी पर्सपेक्टिव जो भी हो। ये चीज है मोस्टली। मेरे को जब मैंने पहले हो गया था, मैंने बहुत सारी अप्लाई किया था, मैंने थोड़ा लेट अप्लाई किया था, जिसकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मेरे हाथ से छूट गए थे। बट मोर ओवर मेरे को 8 कॉलेजेस से मेरे को ऑफर आया, यूएस से मेजरली 5 कॉलेजेस से आया। बट मैं फिर टल्सा में मेरे को 40% स्कॉलरशिप आया था इनिशियली, जब मेरे को मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है। जब आपको ऑफर लेटर आता है उसके बाद 1 हफ्ते के बाद मुझे स्कॉलरशिप लेटर आया कि यू गॉट 40% स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन योर मेरिट। अब मेरे को इतना अफोर्ड नहीं कर पाती मैं, ड्यू टू माय फैमिली इश्यूज जो भी है, फाइनेंशियल स्ट्रेन्स हैं और हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो मैंने फिर से अब अप्रोच करके बात करके मेरी इंटरव्यू हुई मेरे मेंटोर के साथ, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। बाकी 2 मेरी इंटरव्यू हुई, उनमें देखो, उनमें रेज्यूमे के बेसिस पे पूछे। मेरे कॉमेट में जो प्रोजेक्ट था रिजर्वॉयर सिमुलेशन का, वो काम आया। लास्ट सेम में रिजर्वॉयर सिमुलेशन पढ़ा था, वो भी थोड़ा बहुत काम आया। बहुत सारी जो भी हमने पढ़ा है सॉफ्टवेयर के बेसिस पे, वहाँ जैसे थोड़ा बहुत पाइथन पर नॉलेज है, एमएल का थोड़ा बहुत नॉलेज था मेरा, तो वो सब मतलब काम आता है, वो वहाँ देखते हैं। और एक्स्ट्रा करिकुलर्स के बेसिस पे भी। तो अब ऐसा है कि मतलब आफ्टर दैट इंटरव्यू प्रोसेस मेरे को ऑफर आया कि लाइक, क्योंकि मैं वहाँ रिसर्च, देखो और एक चीज मैं तुम्हें क्लियर करना चाहती हूँ, ये मुझे नहीं पता था, दिस इज अ वेरी बिग थिंग। इंडिया में मास्टर्स होती है, एमटेक होती है, वो सिर्फ एमटेक होती है ना। बट जब आप इंडिया के बाहर जाते हो, आपको 2 प्रकार के मास्टर्स होती है, एक है थेसिस बेस्ड, एक है कोर्स बेस्ड। ये मुझे जेन्युइन नहीं पता थी। अब मैं शायद अप्लाई करने के 1 महीने बाद मुझे पता चला, अच्छा 2 प्रकार के होता है। देखो कोर्स बेस्ड ये होता है, यू ओनली, उनको तुम्हें पढ़ाया जाता है पूरा, जैसे हम लोग को बीटेक में पढ़ाया जाता है ना, वैसे मास्टर्स में पढ़ाया जाता है ना। कोर्स बेस्ड यही होता है। और थेसिस बेस्ड ये होता है कि तुम रिसर्च में तुम एक प्रोफेसर के अंडर काम करते हो, एक आध कोर्स होती है, तुम एक आध कोर्स लेते हो, तुम टोटली यू गिव ऑन रिसर्च पे। और मोस्टली ये चीज प्रेफर किया जाता है, इंडियन स्टूडेंट्स थेसिस बेस्ड प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप जो होती है ना, वो थेसिस बेस्ड पे मिलती है ज्यादा, है ना। आप रिसर्च करते हो तो जो उनकी कंट्री होती है आपको फंड करती है। तो ये आई रियली डिडंट नो अंटिल लाइक दिसंबर एंड और समथिंग और द अदर, क्योंकि मुझे लगा था कि ऑफ कोर्स इंडिया में ऐसा होता है तो बाहर भी वैसा होता होगा। तो जब आप चूज करो, आप कॉन्शियसली देख के चूज करना कि आप क्या चूज कर रहे हो। तो मेरा जो है, मेरा थेसिस बेस्ड है, तो इसलिए कोर्स बेस्ड में भी मिलता है, बट कुछ कॉलेजेस ही ऑफर करती है। जैसे मेरा पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी था, उसमें मेरा को कोर्स बेस्ड का आया था, बट आई डिडंट गेट एनी स्कॉलरशिप एंड ऑल, थेसिस बेस्ड पे कन्वर्ट हो सकता था। तो इवन दो इट वाज अ गुड कॉलेज, आई कुडंट अफोर्ड दैट कॉलेज बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव। ऑफ कोर्स यूएस के सारी कॉलेजेस एक्सपेंसिव होती हैं, जाने आने में भी खर्चा लग जाता है। सो इट्स अपॉन यू। बाद में एट द एंड में शायद यही बोलूंगी कि डोंट गो विद कि आगे कोई सीनियर ने ये किया है तो शायद यही पाथ फॉलो होने से वो होगा, है ना, वो मिलेगा अचीवमेंट। डू योर थिंग, हाथ पैर मारो, लर्न फ्रॉम पीपल एंड पुट इन योर सेल्फ।
है ना। और एक चीज शायद बोल रहे थे कि जब सुप्रीति और अभिषेक बात कर रहे थे अबाउट ट्राइस्टेड एनर्जी, नहीं सॉरी, रश्मि बात कर रही थी अबाउट एक्सॉन, जो टेक्निकलिटी प्रोजेक्ट चूज में बात होती है ना, टेक्निकल जैसे ML हुआ, पाइथन हुआ, और हमारी कोर हुई, प्रोजेक्ट कैसे करना चाहिए एंड ऑल। देखो, अगर तुम्हें टेक्निकल्स आती है ना, डू ट्राई टू अमलगमेट। अगर कोडिंग भी आती है, तुम अगर उसमें थोड़ा सा पेट्रो की डेटा इनपुट कर दोगे और उसका रिजल्ट थोड़ा निकल जाएगा, वो तुम्हारी बहुत अच्छी प्रोजेक्ट बन जाएगी। टेक्निकल भी अगर तुम बहुत अच्छी, तुम्हें कोडिंग पसंद है ना, ट्राई टू अमलगमेट विद दिस कोर, क्योंकि बहुत कम लोग ये ब्रिज बन पाते हैं, है ना। आइदर समवन इज टेक्निकल, आइदर समवन इज कोर बहुत। तो अगर तुम ब्रिज बन पाते हो ना, यू आर ऑन एन एज एडवांटेज। तो थोड़ी बहुत भी टेक्निकल आती है ना, कुछ भी, तुम्हें एक्सेल आता है ना, तुम एक्सेल पे एक प्रोजेक्ट बना लो। तुम्हें पावर बीआई आती है ना, पावर बीआई पे एक मतलब पेट्रो का एक डेटा ले लो, कहीं से उठा लो, प्रोजेक्ट बना लो। ऐसे कि कोई भी टेक्निकल, कुछ भी तुम्हें टेक्निकल आता है, टेक्निकल नॉलेज आती है, जैसे कोडिंग भी तुम C++ कर रहे हो, अगर मतलब मोस्टली उसमें कुछ यूसेज नहीं होता, मगर अगर कहीं से भी तुम यूसेज कर पा रहे हो तो ये कोशिश करना। क्योंकि बाहर ना बहुत ज्यादा, बाहर क्या, इंडिया में भी जो फॉरेन कंपनीज है जैसे श्लम्बर्जर हुई, बहुत ज्यादा एडमायर करती हैं अगर इफ यू अमलगमेट थिंग्स अप, इफ यू क्रिएट अ ब्रिज, दे रियली लाइक टू इंटरेक्ट विद दोज काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, मोस्टली मैंने शायद बता ही दिया। और गेस्ट, मैंने जूनियर्स को एडवाइस करती हूँ कि जैसे सुप्रीति ने बोला, इंडिया बिक्स भाई, थोड़ा सा एप्टीट्यूड हर रोज थोड़ा थोड़ा करो। और गेस्टिमेट RCA मैंने सोर्स बता दिया तुम लोग को। ये गेस्टिमेट्स अगर केस स्टडी भी कर रहे हो ना, तुम्हें काम आएगा कंसल्टिंग फर्म्स के लिए। एक्सेंचर हुआ, बाकी बहुत सारी कंपनीज आती हैं, काम आएंगी। मोर और द लेस, यही हुआ था मेरा एक्सपीरियंस। Thank you, ma'am. And now we would like to end our session. Thank you, seniors, for joining us today. We have had an incredible session filled with valuable insights from our seniors about their placement experiences at SLB Global, ExxonMobil, Rystad Energy, and Tulsa University. We wish you all the best for your future endeavors. Thank you. थैंक यू यार, थैंक यू भाई लोग, मेरे को बात करने में बहुत अच्छा लगा इन लोग से। और एक बार थैंक यू जूनियर्स फॉर होस्टिंग अस सो वेल। Thank you, ma'am. Thank you, seniors.